क्या हो गया? क्लास क्यों ज्वाइन कर रहा है? वो एको एक ही बिना बात के यहाँ पे सिर्फ वो करेगा ज्वाइन, वो भी देखने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बिना बात के एको मत करवाओ। हाँ ठीक है। तो गाइस आपने एजेंसी पहले देखा हुआ है, एजेंसी पढ़ा हुआ है, एजेंसी के तुमने कुछ फीचर्स पढ़े हुए हैं। कहाँ पढ़े हैं, किसी को ध्यान है, किसी को याद है एजेंसी कहाँ पढ़ा था? पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप में कहाँ पढ़ा था हमने एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा था हमने। तो म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है कि दोनों जो पार्टनर्स हैं, मान लो दो पार्टनर्स हैं, दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे के एजेंट्स हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ फीचर्स जो पार्टनरशिप के अंदर हमने देखे थे एजेंसी के, वही फीचर्स हम शायद यहाँ भी देखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल लगेगा, कॉन्सेप्ट इजी लगेगा। बट एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एजेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन के बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन अगर काम करना चाहे, ठीक है, तो दूसरे पर्सन की उसको पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको कोई अथॉरिटी मिलेगी। परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि सामने वाला आपको परमिट कर रहा है कोई काम करने के लिए आपके बिहाफ पे। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि मेरा घर बिकवा देना। ठीक है, तो ए ने जब बी को बोला तब उसने उसको परमिशन दी, उसको अथॉरिटी दी घर बिकवाने के लिए। ठीक है, बी वो परमिशन और अथॉरिटी उन सब चीजों को एक्सेप्ट करेगा, तभी वो क्या बन पाएगा, एजेंट बन पाएगा। ठीक है, तो एजेंट बन के वो क्या कर रहा है, ए का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके काम करने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, ए की आएगी। ए कौन होगा इस केस के अंदर, प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक मीनिंग है इसका। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। सेक्शन 182 के अंदर आपके एजेंसी के बारे में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? एजेंट जो होता है उसके बारे में बताया हुआ है, एजेंसी की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। एजेंट के बारे में बताया हुआ है और आपके प्रिंसिपल के बारे में बताया हुआ है। उससे हम पता करते हैं कि एजेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले एजेंट का क्या मतलब दिया हुआ है? एजेंट मीन द पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। कि ए ने जब बी के बिहाफ पे, ठीक है, घर बेचने की बात की, तो बी क्या कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है सी के सामने। ठीक है, तो सी के सामने कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, बी कर रहा है। तो बी क्या हो गया, बेसिकली एजेंट हो गया। ठीक है, और प्रिंसिपल कौन हो गया, ए हो गया। क्या बोर्ड दिख रहा है सही से ऑनलाइन? दिख रहा है? ठीक है ठीक है। क्या कोई बोला नहीं दिख रहा है? अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो मेरी प्रोफाइल चल रही है ना, उसके ऊपर क्लिक कर लेना, वहां पे जूम इन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वो पूरी स्क्रीन पे खुल जाएगी फिर। ठीक है, तो वैसे ट्राई करके देखना। हाँ गाइज, अब देखो एजेंसी का बेसिक मीनिंग समझ आया। अब देखो एजेंसी का मीनिंग समझ आया, एजेंट का मीनिंग समझ आया। प्रिंसिपल कौन होगा, जिसके बिहाफ पे काम किया जा रहा है। तो प्रिंसिपल की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड। बी ने किसको रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ए को रिप्रेजेंट करने की वजह से क्या हुआ, वो क्या बन गया, बी तो एजेंट बन गया, ए क्या बन गया, ए प्रिंसिपल बन गया। और इसको बंद कर दो तुम, ये डबल बार ही देखे जा रहे हैं। ए प्रिंसिपल हो गया। एजेंसी का मतलब क्या होता है, एजेंसी जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है ना ए और बी के बीच में, वो क्या है, उसको हम एजेंसी बोलते हैं। एजेंसी का मतलब क्या होता है, जब आप एक पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हो रिप्रेजेंट करने के लिए आपके बिहाफ पे, या फिर उसको आप अथॉरिटी दे रहे हो कोई काम करने के लिए आपके रिहाफ पे। ठीक है, तो आप बेसिकली खुद ना काम करके सामने वाले से काम करवा रहे हो, और सामने वाले से अगर आप काम करवा रहे हो तो बेसिकली वो आपका क्या हो गया, एजेंट हो गया। ठीक है, जैसे आप प्रॉपर्टी, क्या क्या, इस प्रोसेस को एजेंसी कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एजेंसी कहते हैं। ठीक है, जब आप एक पर्सन को अथॉरिटी दे देते हो अपने बिहाफ पे। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो बता सकता है? एजेंसी एजेंसी क्यों जरूरी है? अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो आजकल क्या है, सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब देखो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि आपका केस है, आप लड़ो आके। ठीक है, कोर्ट के अंदर। अगर आपका केस नहीं है तो आप नहीं लड़ सकते, नॉर्मल सी बात है। बट आप जब केस लड़ने जाते हो तो क्या आप खुद कटघरे में खड़े होकर सारी चीजें बोलते हो क्या, या आप ही सारा का सारा केस फाइट करते हो क्या? आपके यहाँ पे कौन फाइट करता है, एडवोकेट करता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन का राइट दिया हुआ है कि आप किसी और को अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंट करवा सकते हो, और साथ में वहां जाके खुद जाने का आपको 100% ऑफ द टाइम अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके और भी काम धंधे हैं ना, आपको अपनी जॉब भी करनी है, आपको 36 चीजें और करनी है। तो आप जस्ट बिकॉज अपनी डे टू डे लाइफ को हिंडर ना करो, ठीक है, या फिर आप
एक बार में मल्टीटास्किंग कर सको। मतलब मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आप एक बार में एक से ज्यादा काम कर सको, उसके लिए एजेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वहां पे कोर्ट के अंदर अगर मान लो केस हार जाओ आप, कोर्ट के अंदर अगर केस हार गए तो उसके अंदर नुकसान किसका होगा? प्रिंसिपल का नुकसान होगा। क्यों होगा प्रिंसिपल का नुकसान? एडवोकेट का नुकसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो तो एजेंट है। तो देखो एजेंसी के अंदर एक्चुअल नुकसान, मेजर नुकसान किसका होता है? प्रिंसिपल का ही होता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि एजेंसी के अंदर आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? एज ए एजेंट आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? अपने प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो काम किसका हो रहा है? काम हो रहा है प्रिंसिपल का। तो इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? किसकी होगी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रिंसिपल की होगी। ठीक है, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो अब कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सेक्शंस पढ़े, अब अपने फीचर्स पढ़े, क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं दिया हुआ। हाँ चलो ठीक है। सबसे पहले अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ एजेंसी। देखो एजेंसी है कि नहीं है ये पता करने के लिए हमारे पास दो चीजें बताई गई हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? वेदर द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? क्या वो खुद एजेंट बन सकता था क्या? ठीक है, कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या वो खुद से एजेंट बन सकता था क्या? ठीक है, एंड मेक हिज नहीं कहने का मतलब यह है कैपेसिटी टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जैसे, वैसे तो कैपेसिटी टू बी एजेंट भी होगा। ठीक है, आपकी एजेंट बनने की कैपेसिटी है कि नहीं? ठीक है, उस चीज के रिगार्डिंग आप देखोगे कि सामने वाले के पास कैपेसिटी थी कि नहीं थी, कि वो एजेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर वो एजेंट बन सकता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। देखो पहला पॉइंट एक बार फिर से पढ़ते हैं। वेदर द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि क्या उसके पास कैपेसिटी है ए और सी के बीच में कोई लिंकअप क्रिएट करने की? क्या उन दोनों के बीच में कोई लिंकअप क्रिएट हो सकता है क्या? क्या उनके बीच में कोई रिलेशन क्रिएट हो सकता है क्या? ठीक है, अगर वो कैपेसिटी है तो हाँ वो इंसान एजेंट बन सकता है। बट क्या वो एजेंट है कि नहीं है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? वेदर ही कैन एस्टेब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था याद है? क्या था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच के अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड क्लियर दो पार्टीज के बीच में, तो थर्ड पार्टी उस चीज को एंटरटेन नहीं करवा सकती कोर्ट के अंदर। प्रिविटी का मतलब क्या है कि जिन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उन लोगों के बीच में क्या है, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। ठीक है, थर्ड पार्टीज के राइट्स नहीं है, या जो इन एग्रीमेंट से बाहर के लोग हैं उनके राइट्स नहीं है। मे भी पता हो मे भी ना पता हो एग्रीमेंट के बारे में, ये नहीं बोल सकते कि वो प्राइवेट है। हाँ राइट्स प्राइवेट है, वो एग्रीमेंट प्राइवेट था कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट था कि नहीं वो हमें पता नहीं है। बट हाँ उसके जो राइट्स हैं वो प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ कुछ लोगों के पार्ट है, जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है उनके पार्टी उस चीज के राइट है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्या ये जो एजेंट है वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है क्या थर्ड पार्टी के बीच में और प्रिंसिपल के बीच में? ठीक है, थर्ड पार्टी के बीच में और प्रिंसिपल के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है? वहां पे ये बेसिकली एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है किन दोनों के बीच में? ए एंड सी के बीच में। ए कौन था? प्रिंसिपल था। ठीक है, और सी कौन था? थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में क्या बन गया है? यहाँ पे एक रिलेशन बन गया है। और ये रिलेशन किसकी वजह से बना है? ये एजेंट की वजह से बना है। अगर वो ये एजेंट एजेंट जो है अपनी कैपेसिटी के अंदर ये रिलेशन बिल्ड करवा सकता है तो कहने का मतलब क्या है कि वो एजेंट है। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है कि कैपेसिटी है क्या उसके पास वो काम करने की? क्या वो काम उसने उस तरीके से किया है कि इनके बीच में एक रिलेशन बन जाए या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाए? ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है काका, बाहर आ जाओ पार्टनरशिप से। टेस्ट ऑफ एजेंसी। हाँ ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। अब देखो इसके अंदर एक ना प्रिंसिपल है, लेकिन एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे काम किया जाता है। देखो जो तुम्हारे पेज है इसकी लास्ट लाइन के अंदर एक फोटो बनी हुई है, उसमें छोटा सा एक कोट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर किसी एजेंट के थ्रू कोई काम कर रहे हो तो कहा जाता है कि आप एजेंट नहीं काम कर रहा है, आप ही काम कर रहे हो। ओ गाइस ये परमानेंट मार्कर था क्या? अच्छा
ओ भाई परमानेंट मार्कर है ये, मेरे पास क्यों है ये? रुको मैं दूसरा मार्कर लाता हूँ। ये तो अभी तो नहीं होगा, बाद में होगा रिमूव। कैमरा घुमा दूंगा है, सबको दिख जाएगा क्या कर रहा है। क्या क्या वो वाली कुर्सी बैठ के देखना कर, उस पर तो सो जाएगा, उस पर पढ़ नहीं पाएगा। हाँ हाँ ठीक है। तो गाइज ये जो टर्म है, ये जो लेटेंट टर्म है, ये बेसिकली आपका प्रिंसिपल को, सॉरी जो प्रिंसिपल पीएल नहीं पीएलई, ठीक है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग हमेशा गलत लिखते हो, पीएल की जगह पीएलई वाला प्रिंसिपल कौन सा आएगा यहाँ पे, पीएल आएगा कि पीएलई आएगा? पीएल कौन सा वाला प्रिंसिपल है? देखो एजेंट प्रिंसिपल में कौन सा वाला आएगा? पीएल आएगा, पीएल आएगा। ये क्या है, ये जो मैंने कोट पढ़ा था ये क्या है? पीएलई, ठीक है। प्रिंसिपल पीएलई वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ये तुम्हारे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन को गवर्न करता है, जो एजेंसी है उसको गवर्न करता है, ठीक है। क्लियर है? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें तुम्हें बेसिकली तो समझाना पड़ेगा प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन होता है, क्या होता है एजेंसी, ठीक है, और आपका टेस्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। दोनों चीजें, तीनों चीजें आपको समझानी पड़ेगी अगर डायरेक्टली पूछ लिया गया है तो। क्यों? क्योंकि जो इसका मीनिंग है वो कहाँ पे लिंक्ड है, वो एजेंसी के साथ लिंक्ड है। एजेंसी के साथ अगर लिंक्ड है तो आपको एजेंसी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स देख रहे हैं हम। देखो अब एजेंट्स को अपॉइंट कैसे किया जाएगा? देखो अपॉइंट करने के बहुत तरीके हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर क्या आ जाता है, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइडली आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस को एम्प्लॉय किया जा सकता है, ठीक है, किस किस को एम्प्लॉय करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, ठीक है। सबसे पहले कौन एम्प्लॉय कर सकता है, सेक्शन 183 के अंदर ये दिया हुआ है, एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी, ठीक है। जिसने मेजोरिटी अटेन कर लिया, मतलब जो 18 से ऊपर का हो गया है या 18 प्लस हो गया है, ये बोल दिया जाएगा कि वो क्या कर सकता है, वो एजेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट की बात है कि कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन बेसिकली प्रिंसिपल बन सकता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो सेक्शन 183 किसके बारे में बात कर रहा है, कौन प्रिंसिपल बन सकता है, 18 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। हाँ कौन प्रिंसिपल कौन बन सकता है, एजेंट अपॉइंट होगा, प्रिंसिपल कौन बनेगा, बेसिकली वो है। मेजर होके ही आप प्रिंसिपल हो सकते हो, माइनर होके आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते हो। हाँ बन सकते हैं। हाँ, तो एजेंट की बात अभी करेंगे ना अपने, अभी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ अभी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ माइनर लेवल नहीं होता। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात किस में आएगी? हाँ हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी, सेक्शन 183 के अंदर ना। हाँ सेक्शन 183 के अंदर कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं ना, कि कौन प्रिंसिपल बन सकता है, ठीक है। तो गाइस कौन बन सकता है प्रिंसिपल? एक तो धवल एक काम कर, तू उठ जा वहां से, हाँ तू उठ जा, स्वैप कर ले, स्वैप कर ले, इसके साथ बातें कर रहा है, स्वैप कर ले, स्वैप कर ले, हाँ। और ना हाँ चेयर चेयर बीच में लिया, नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, हर्ष तू आ जा यहाँ पे, तू बीच में बैठ वहाँ कैमरा के सामने, हाँ हाँ वहां बैठ, हाँ ठीक है। हाँ पैर मत मार देना, गिर जाएगा पूरा ये, हाँ ठीक है। गाइज गाइज तो जो मेजर होगा पर्सन, मतलब 18 प्लस होगा, साउंड माइंड का होगा, ठीक है, वो क्या कर सकता है,
वो क्या कर सकता है, बेसिकली प्रिंसिपल बन सकता है, मतलब वो किसी को भी एजेंट बना सकता है अपना। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एंड एजेंट। ठीक है, अब देखो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन किसके लिए दी गई है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है प्रिंसिपल के लिए। तो मतलब माइनर जो है वो क्या बन सकता है, क्या बन सकता है माइनर, एजेंट बन सकता है। बट इट इज वेरी एडवाइजेबल कि अगर आप किसी माइनर को अपना एजेंट अपॉइंट करते हो, ठीक है, तो आप कभी ये मत एक्सपेक्ट करना कि माइनर ने अगर आपका काम गलत तरीके से किया तो आप उसको स्यू कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। आपके पास वन साइडेड लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, मान लो को ए जो था वो प्रिंसिपल था, बी जो था वो क्या था, माइनर एजेंट था। ठीक है, ठीक है, उसने सी के साथ में डील करना था। अब इसने घर बेचना था कितने में, 50 लाख में, इसने बोल दिया कि 10 लाख में घर बेच देंगे। हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत दयालु हैं, उन्होंने बोल दिया है कि 50 लाख का घर 10 लाख में बेच देंगे। ठीक है, क्योंकि शाम में एक दिन पहले जो प्रिंसिपल था उसने माइनर को डांट लगा दी थी, तो माइनर बोला रुक अभी बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, अगले दिन क्या किया, जो 50 लाख का घर था वो 10 लाख में बेच दिया। अब जो सी है उसको क्या लग रहा है कि भाई बी तो एजेंट है किसका, ए का। अब ए का एजेंट होने की वजह से वो क्या कर रहा है, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट हो, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो गई है और डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो वो विद इन अथॉरिटी काम कर रहा है, तो सी की कोई गलती नहीं है यहाँ पे। गलती किसकी है, बी की है, कि उसने 50 लाख का घर 10 लाख में बेच दिया। अब ये जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी फाइनल, ठीक है, जब ये घर बिक जाएगा, 10 लाख रुपए दे दिए और घर बिक गया, उस केस के अंदर क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो 10 लाख के अंदर घर देने के लिए बाउंड हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब वो बी को कंप्लेन नहीं कर सकता या बी के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता, कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल नहीं कर सकता, ये बोलते हुए कि इसने अपनी अथॉरिटी का सही से काम नहीं लिया। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो माइनर है, और माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। तो जो मेजर मेजर वाला पार्ट है वो क्या है, वैलिड है, माइनर वाला पार्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, हाँ पूछ क्या कह रहा था। हाँ, धमकाया नहीं है, डांटा है, गलती के लिए डांटा जाता है, धमकाना अलग होता है। ठीक है, रात को डांट दिया किसी बात पे, अलग से डांट दिया, मान लो कि, हाँ बताओ भाई, माइनर से काम क्यों नहीं करा सकते, किसने बोला नहीं करा सकते काम, बताओ। तुमने कहा कहाँ कहीं पढ़ा है क्या माइनर से काम नहीं करा सकते, या माइनर काम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, क्वेश्चन, हाँ, हाँ, वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। वो उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं डाल सकते हो। ठीक है, पहली बात तो माइनर काम कर सकता है, कोई लेबर लॉ ऐसा नहीं है जो ये नहीं बोलता है कि 18 से कम का इंसान काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, काम वो कर सकता है। ठीक है, 14 से कम का है तो ऐसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता जो हैजार्डियस है या फिर डेंजरस है। ठीक है, जहां पे काम करना, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी है जहां पे पेरेंट्स के कंसेंट के साथ में या पेरेंट्स की निगरानी के अंदर बच्चा काम कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज कुछ ये कैटेगरीज ऐसी है जहां पे उस उम्र से नीचे के लोगों का काम करना ही अलाउड नहीं है। ठीक है, चाय की टपरी वाले पे लगे होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। 14 से देखो, राइट टू एजुकेशन जो होता है ना तुम्हारा एज अ राइट, वो 14 साल की उम्र तक है। 14 साल तक अगर तुम्हारा वायलेशन हो रहा है ना, कि तुम्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, और तुम्हें जो बेसिक स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलनी चाहिए थी 14 साल तक, वो नहीं मिल पा रही है, तो वो तुम्हारा वायलेशन है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि 14 साल के बाद तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हें कोई जबरदस्ती पकड़ के पढ़ाई नहीं करवाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास राइट है कि तुम बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, कि मेरे को नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ या नहीं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, क्लियर है। हाँ, मेरे को एक बात बता, तेरे को ये पेपर में लिख के आना है क्या, 14-15 साल, इसके ऊपर तुम्हारे डाउट क्यों आते, तुम्हारा मेन चीज पर डाउट क्यों नहीं आते। जुवेनाइल कोर्ट में जाओगे तुम, वो लॉ अलग है, वो क्रिमिनल लॉ है, ये एजुकेशन की बात हो रही है। स्कैम कैसे हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ स्कैम, नहीं हुआ, तुम बेवकूफ हो, तुमने माइनर को अपॉइंट किया, तुम बेवकूफ हो ना, तुम्हारी गलती है, वो माइनर की थोड़ा ना गलती है, माइनर के पास तो राइट है, वो तो एक्सप्लॉइट करेगा।
सुबह न्यूज़पेपर बेचने जा रहा है कोई, तो एजार्डियस थोड़ा ना है वो काम कर सकता है। कर सकता है। देखो बात क्या आती है, बात कहाँ आती है कि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो ना। मान लो आप, मैं अगर मान लो स्कूल में हूँ, ठीक है, मेरे को मेरे टीचर ने बोल दिया कि हाँ भाई तू बढ़िया पढ़ाता है, एक काम कर, आज मेरी जगह पे एक क्लास तू ले ले, तो तू बच्चा मना करेगा क्या? क्या वो इलीगल हो गया क्या काम? बच्चे ने तो पढ़ाया ही है ना। वो पढ़ाना इलीगल हो गया क्या? वो भी तो काम ही है, वो भी तो जॉब ही है। वो किया है ना, क्योंकि हैजार्डियस नहीं है ना वो चीज। हैजार्डियस नहीं है इसलिए करवा सकते हो आप, बच्चे का कंसेंट है वहां पे तो करवा सकते हो। हाँ। अरे 14 साल की क्यों, तुम इसमें डिस्कशन में जा ही क्यों रहे हो? मैं बस तुम्हें एग्जांपल दिया था कि 18 से नीचे काम कर सकता है, बस इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। एजुकेशन का राइट एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है, और वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा है जहां पे काम करना ही इलीगल नहीं है। 14 साल से कम में भी तुम काम भी कर सकते हो, और तुम क्या कर सकते हो, एजुकेशन भी ले सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारी एजुकेशन हिंडर नहीं हो रही है तो एजुकेशन के आवर्स के अलावा तुम अगर काम कर रहे हो तो तुम कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है तुम्हें। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ। बोलो। लायबल नहीं होगे, हाँ मतलब नहीं होगे, प्रिंसिपल के रिगार्डिंग लायबल नहीं होगे ना। हाँ, वो चीज तो ट्रू है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? बेसिकली ये पूछा था कि उन वर्किंग आवर्स के अंदर जो आप एजुकेशन के अलावा भी कोई काम कर रहे हो, उसके अंदर भी क्या इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप लायबल नहीं होगे, मतलब एज ए माइनर आप लायबल नहीं होंगे। हाँ, एज ए माइनर आप लायबल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं होगे आप, आपके कोई पर्सनल असेट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ठीक है, अनलेस नेसेसिटीज के लिए कुछ काम हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ये अनसाउंड के माइंड के पर्सन को भी तुम कर सकते हो। देखो अनसाउंड माइंड का पर्सन क्या होता है, बेसिकली आप बेवकूफ हो, वो बेवकूफ था कि नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता। आप प्रिंसिपल हो, ये माना जाएगा, लॉ के अंदर ये माना जाएगा कि आपने अपना दिमाग को यूज करके ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया है जो आपके बिहाफ पे काम कर सकता है। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि भाई की गाड़ी चलानी है, मेरा कोई 5 साल का बच्चा था, मैं उसको बोल दूं कि भाई तू मेरा एजेंट, आपसे तू मेरी गाड़ी चलाएगा, चला सकता है क्या 5 साल का बच्चा? तो माइनर की लाइबिलिटी थोड़ी ना है कि उसने गाड़ी ठोक दी, उसको बिठा दिया, मैंने चलाती गाड़ी ठोक दी। ठीक है, तो उसमें उसकी गलती थोड़ी ना, मेरी गलती है कि मैंने ऐसे इंसान को अपॉइंट किया जो उस काम को करने के लायक नहीं था। तो इसलिए उस इंसान की गलती नहीं होगी जो लायक नहीं था, गलती किसकी होगी, जिसने अपॉइंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी गलती किसकी मानी जाएगी, मेजर की मानी जाएगी। ठीक है, अगर सामने वाला पर्सन कैपेबल था करने को, मतलब एज इन कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं था और वो मेजर भी था, उसके बाद में वो डिसीजन भी लिया कि हाँ मेरे को तुम्हारा एजेंट बनना है। ठीक है, उसके बाद में उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट होती है, उससे पहले उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? लगा लिए पर्दे, हो गया सेटअप है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो एजेंट क्या है, हु मे बी एन एजेंट। ठीक है, सेक्शन 184 के अंदर बात की गई है, एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट दैट इज इवन अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बिकम एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल शैल बी बाउंड फॉर हिज एक्ट। क्लियर है? ये चीज हमने डिस्कस करी अभी। ठीक है, उसके बाद क्या लिया हुआ है, रूल ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या माइनर और a person of unsound mind should not be appointed as agent because he is incompetent to contract and in case of misconduct or negligence the principal shall not be able to proceed against him। ठीक है, मतलब केस किसके ऊपर नहीं हो सकता, माइनर के ऊपर नहीं हो सकता, प्रिंसिपल को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, चाहे गलती अनसाउंड पर्सन या माइनर पर्सन की थी जो कि एजेंट की अथॉरिटी में काम कर रहा था। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो कंसिडरेशन जो होती है वो इस केस के अंदर नेसेसरी नहीं होती है। मैंने ना थोड़े दिन पहले शायद बात की थी, लास्ट क्लास में की थी, पता नहीं कब की थी। मैंने ये बोला था कि कंसिडरेशन जो है ना वो जरूरी नहीं है कि आपके हर केस में अप्लाई हो रही हो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, आप इंटर्नशिप करने जाते हो तो आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिलता, बट आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन है आपके लिए। ठीक है, वो क्यों है सफिशिएंट कंसिडरेशन आपके लिए, क्योंकि आपको इन रिटर्न जो वैल्यू चाहिए थी वो आपको मिल रही है। ठीक है, तो हाँ मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, बट एक रूल ऑफ मतलब बेसिकली एक रूल ये बोलता है कि आप कंसिडरेशन को जब तक पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तब तक वो वैलिड कंसिडरेशन भी नहीं है। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। तो ये जो पार्ट है ना, एजेंसी वाला जो पार्ट है, ये ना पैसे की जगह पे एक्सपीरियंस को भी वैल्यू देता है। ठीक है, क्योंकि एजेंसी बेसिकली क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां पे आप क्या करते हो, आप एजेंट बन के ही काम करते हो। जैसे मान लो एडवोकेट वाला काम है, ठीक है, आप एजेंट बन के काम करते हो, है ना।
एजेंट बन के काम करते हो। प्रॉपर्टी डीलिंग है, आप एजेंट बन के काम करते हो। प्रॉपर्टी डीलर को क्या बोलते हैं, हमने एजेंट बोल देते हैं ना, प्रॉपर्टी एजेंट बोल देते हैं ना, प्रॉपर्टी एडवाइजर बोल देते हैं ना, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, एजेंट्स ही होते हैं आपके, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पे एजेंसी की बहुत वैल्यू है, और वो काम करते ही किसके बेसिस के ऊपर है, एजेंसी के बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। तो उन प्रोफेशन में अगर किसी को जाना है और उसको एक प्रायर रिकमेंडेड जो एक्सपीरियंस है वो मिल रहा है किसी एजेंसी के अंदर, तो वो चीज उसके लिए बेनिफिशियल ही है। तो उस सेंस में बोला जाता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है तो भी आप क्या कर सकते हो, एजेंट बन सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए भी क्या कर सकते हो, आप एजेंट बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि पैसा मिल रहा होगा तभी वो इंसान काम करेगा। पैसा मिल रहा है तो हाँ क्लियर कट समझ आ रहा है, पैसा नहीं भी मिल रहा है तो भी क्या है, कंसिडरेशन सफिशियंट है, क्योंकि सामने वाले को एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं लग रहा ना कि एक्सपीरियंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा सामने वाले को, क्योंकि टास्क ही बहुत छोटा है, तो आप ये मान लेना ये रूल क्या है, एक्सेप्शन है। किसका, कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन होनी चाहिए उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन आपने पढ़े थे पहले, बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़े थे कंसिडरेशन के अंदर, तो ये मान लेना ये एक्सेप्शन भी क्या है, वहां पे एडेड है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, तब डाउट नहीं आएगा, तब क्लियर हो जाएगी ये चीज, क्लियर है, ठीक है। कंसिडरेशन के बिना काम हो सकता है, समझ आ गया, याद रहेगी ये चीज, ठीक है। उसके बाद देखो क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अब एजेंसी जो है वो क्रिएट कैसे होएगी, ठीक है। इसमें देखो ये कुछ एक ना थ्योरी से लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जस्टिस थे, उन्होंने एक कोई बात बोली थी, ठीक है। इनको पढ़ लेना, ये डायरेक्ट जो कोटेड चीजें हैं ना, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आपको ना वो टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको वो कोट से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज क्या है, आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, एक बार खुद से रीड करनी पड़ेगी, उसके अंदर का कंटेंट मैं पूरा रीड करवा देता हूँ आपको, ठीक है, समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है कि आपका जो एजेंसी का जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, जो एजेंसी है, वो इम्प्लाइडली बन सकती है, एक्सप्लिसिटली भी बन सकती है, या फिर एक्सप्रेस फॉर्म में भी बन सकती है। एक्सप्रेस फॉर्म में बनने का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस फॉर्म में बनने का मतलब क्या है कि मैंने बोला धवल को कि भाई एक काम करिए, मेरी प्रॉपर्टी है ये बिकवा दे, ठीक है, मेरा एजेंट बन जा और ये प्रॉपर्टी बिकवा दे, ठीक है। सुबह लग जाएगा 10 बजे, शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तेरे को मैं इतना कमीशन भी दे दूंगा या फिर इतना कट भी दे दूंगा प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, जो भी सेल होगी उसके अंदर, ठीक है। बोल दिया मैंने आधा परसेंट या 1% दे दूंगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हो गया, मैंने सामने से बोला धवल को कि हाँ ये काम कर देना, इस वजह से क्या बन गया, ये मेरा एजेंट बन गया। अब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, आप इम्प्लाइडली भी क्या बन जाते हो, एजेंट बन जाते हो। अब इम्प्लाइडली जो एजेंसी है ना, वो क्या होती है, जरूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए, वो कभी भी हो सकती है, कैसे भी होती है, वो किसके इक्वलेंट है, वो नॉर्मल एक्सप्रेस एजेंसी के इक्वलेंट है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट में देखा था ना कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, अथॉरिटी के बेसिस के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे, राइट्स के बेसिस के ऊपर, ठीक है, जो आप उसके रिगार्डिंग केस वगैरह फाइल कर सकते हैं उनके बेसिस पर, वैसे ही यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट इसके एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के अंदर बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। रियल लाइफ के अंदर क्यों कम मिलते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये क्या है, प्रोफेशन बिल्ड होते हैं। आपका जो एडवोकेट है आपकी मर्जी के बिना कुछ काम नहीं करेगा, या फिर आपसे बिना पूछे काम नहीं करेगा। आपका जो प्रॉपर्टी डीलर है वो किसी को प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा आपसे पूछे बिना या आपको बताए बिना, ठीक है। दिखा भी देगा तो वो सेल नहीं करेगा आपको बताए बिना, ठीक है। तो जनरली क्या है, तुम्हें ये चीज दिखेगी नहीं सोसाइटी के अंदर कि ऐसा काम हो रहा है, क्योंकि क्या है, वो अब प्रोफेशन बन गए हैं, ठीक है। वो एजेंट तो है बट वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, प्रोफेशन का मतलब प्रोफेशनली काम करना, ठीक है। वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपसे पूछे बिना वो ये चीज नहीं करते, ठीक है। आप भी क्या करते हो, उनको ये बोलते हो कि तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है मेरे से पूछे बिना काम करने की, तो अथॉरिटी नहीं है तो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो पर आप इम्प्लाइडली भी दे सकते हो अथॉरिटी, और इम्प्लाइडली वाले एग्जाम्पल जो है क्या बोलते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। अब जो आपके इम्प्लाइडली वाले एग्जाम्पल है वो तुम्हारे बुक के अंदर दिए हुए हैं, एक बार उसको रीड करके देख लेते हैं, ठीक है। इफ ए कस्टमर ऑफ अ बैंक विशेस टू ट्रांजैक्ट हिज बैंकिंग बिजनेस थ्रू एन एजेंट, द बैंक विल रिक्वायर रिटर्न एविडेंस, ठीक है। रिटर्न एविडेंस का मतलब क्या है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, ठीक है। क्यों दिया है बैंक, क्योंकि बैंक के अंदर क्या है, लाइबिलिटी बैंक की आएगी, तो बैंक क्या बोल रहा है कि मेरे पास लाइबिलिटी है, उससे पहले मैं लिखवा लूंगा सामने वाले से, तो यहाँ क्या हो गया, एक्सप्रेस्ड हो गई अथॉरिटी, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या दिया हुआ है, ए इज डिसाइडिंग इन दिल्ली एंड ही हैज अ हाउस इन कलकत्ता, ए ऑथराइजेस बी अंडर अ पावर ऑफ अटॉर्नी, ये दोनों तुम्हारे एक्सप्रेस फॉर्म के एग्जांपल दिए हुए हैं। देखो इम्प्लाइड वाले एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं, हाँ। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होता है बेसिकली आप किसी को कुछ राइट्स दे रहे हो, कुछ पावर दे रहे हो कोई आपका पर्टिकुलर काम करने के लिए। लॉ के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है और आप इंडिया से बाहर रहते हो, ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करना, प्रॉपर्टी को संभालना, प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना, ठीक है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि आप तो हो नहीं इंडिया के अंदर, आप तो ले नहीं पाओगे, तो आप जनरली क्या करते हो, आप ना पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करते हो। अब पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, राइट्स दे रहे हो, किसको, उस पर्टिकुलर पर्सन को उस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए, ठीक है। मेरे को अगर तुम्हारा ट्रेडमार्क फाइल करना है,
ठीक है, तो मुझे भी तुम पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे कि ये काम मेरे बिहाफ पे प्लीज कर दो। ठीक है, उसकी जो जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज होती है ना, उनको हैंडल करने का जो राइट आप ट्रांसफर करते हो, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ही करते हो। ठीक है, आप किसी को स्पेसिफिक पावर दे रहे हो उसके ऊपर एक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता, पर जनरली प्रॉपर्टीज के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इम्प्लाइड अथॉरिटी का एग्जाम्पल 5 देखो। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया हुआ है, शॉप ए ओन्स अ शॉप इन सलीमपुर। ठीक है, लिविंग हिमसेल्फ in Calcutta and visiting the shop occasionally. The shop is managed by B and he is in the habit of ordering goods from C in the name of A for the purpose of the shop and for paying for them out of A's fund and A's knowledge. B has an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purpose of the shop. अब देखो इसमें हुआ क्या था, बेसिकली समझ आया एग्जांपल, एक बार एक्सप्लेन करो, एक बार एग्जांपल सुन लो वापस से। ठीक है, कि जो इसमें एजेंट है, किसकी बात कर रहे हैं, एजेंट कौन है इसके अंदर, बी जो एजेंट है, किसका एजेंट है इसके अंदर, ए का एजेंट है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर शॉप से क्या था, गुड्स खरीद रहा था। कौन सी शॉप थी वो, किसकी शॉप थी वो, ए की शॉप थी। ठीक है, और वो गुड्स किससे खरीद रहा था, सी से खरीद रहा था, उस शॉप के ऊपर बेचने के लिए या उस शॉप के रिगार्डिंग जो भी गुड्स थे। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन कभी ना कभी एक बार हुई होगी जब ए ने ऑथराइज की होगी। उसके बाद से बी ने क्या करना शुरू कर दिया, उसी शॉप से सारा का सारा सामान खरीदना शुरू कर दिया। अब उसी शॉप से सारा सामान खरीदने की वजह से क्या हुआ, ए को था कि हाँ ठीक है, हर बार ये इसी दुकान से खरीद रहा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बी के पास क्या आ गई, एक इम्प्लाइड अथॉरिटी आ गई, तो हर बार सामान खरीदेगा तो किससे खरीदेगा, सी से खरीदेगा, क्योंकि ए को कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो तुम्हें वापस से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये क्या होगी, इम्प्लाइड अथॉरिटी आ गई। तो ये चीज ऐसे इंस्टांसेस ना बहुत रेयरली, बहुत कम दिखते हैं एजेंसी के अंदर। ठीक है, बट हाँ इम्प्लाइडली अगर कोई चीज हो रही है, तुम्हारा क्वेश्चन के अंदर कोई चीज ऐसी आ रही है जहां पे तुम्हें लग रहा है कि इम्प्लाइडली काम हो रहा है, तो वहां पे भी एजेंसी क्रिएट हो सकती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट हाँ हो सकता है। पावर किसके अंदर दी हुई है, लॉ के अंदर पावर दी हुई है। ठीक है, क्लियर है इम्प्लाइड अथॉरिटी की, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्लियर है। ठीक है, अब इम्प्लाइड जो अथॉरिटी है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही है, क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल पढ़ा था, क्या होता है एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एस्टॉपल नहीं होता है। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, उसमें सेम प्रिंसिपल लग रहा है बट वो मतलब नहीं है उसका, नेम देना प्रिंसिपल नहीं है। भाई तुम्हारी जुबान की कीमत होती है ना, एस्टॉपल का मतलब वो होता है जुबान की कीमत। ठीक है, एस्टॉपल का मतलब क्या है, जुबान की कीमत। ठीक है, इंडिया के अंदर इसकी बहुत वैल्यू है। तो एस्टॉपल का मतलब क्या हो गया, जुबान की कीमत। अगर आपने किसी को बोल दिया कि ये मेरा एजेंट है, तो वो तो एजेंट हो गया। ठीक है, आपने उस एजेंट के सामने नहीं बोला कि ये इंसान मेरा एजेंट है, तो आपने क्या दे दी, जो तीसरा पर्सन था, जो थर्ड पार्टी था, उसको आपने अपनी जुबान दे दी। ठीक है, या फिर आपका जो पर्सन एजेंट नहीं था उसने ये बोल दिया कि मैं इसका प्रिंसिपल हूँ, और आपने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है ये तो है, पर एक्चुअली था नहीं, तो वो क्या हो गया, एस्टॉपल हो गया। ठीक है, वहां पे भी अथॉरिटी क्या चलेगी, इंप्लाइडली चलेगी। क्यों चलेगी इंप्लाइडली, क्योंकि वहां पे पहले ओरिजिनली कोई अथॉरिटी थी ही नहीं। ठीक है, ओरिजिनल अथॉरिटी ना होने की वजह से ही वहां पे क्या गई है, सामने अथॉरिटी चली गई है। क्यों, क्योंकि आपने या तो कंसेंट दे दिया या किसी के सामने ये चीज बोल दी है कि हाँ जी ये इंसान मेरा एजेंट है। ठीक है, तो दोनों केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपने बेसिकली होल्डिंग आउट के अंदर भी ये किया था कि आपने खुद से मान लिया था। ठीक है, या फिर सामने वाले ने आपके सामने बोला और आपने मना नहीं किया, वहां पे भी सेम प्रिंसिपल लग गया था। ठीक है, वो भी यहाँ पे भी सेम तरीके से वो प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, जुबान की कीमत। आपने कोई चीज मान ली या फिर आपने कोई चीज बोल दी तो उसकी कीमत है, अब आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, अनलेस आप क्या कर रहे हो, क्लैरिफिकेशन दे रहे हो या फिर उस चीज को बोल रहे हो कि ये चीज गलत है। ठीक है, सामने वाले का नुकसान होने से पहले, नुकसान होने के बाद तो बोलोगे ही आप, नुकसान होने से पहले, नुकसान हो गया आपकी वजह से तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सेक्शन 237 के अंदर कुछ कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, एजेंसी बाय एस्टॉपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, क्या क्या चीजें कवर होंगी। ठीक है, उसके लिए क्या है, एक मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक क्या है, बहुत सिंपल सी है, बहुत इजी सी है। अगर जो आपका एजेंट है वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो कि आराम कर रहे हो, उस काम के लिए तो आप आराम कर रहे हो ना। तो आपकी मेमोरी टेक्निक क्या है, बेसिकली आई रेस्ट एजेंट वर्क्स। ठीक है, एजेंसी का प्रिंसिपल है, समझ आ गया, IREST। ठीक है, IREST की बात हो रही है। IREST क्या है, आपकी मेमोरी टेक्निक है। आई रेस्ट एजेंट वर्क, मैं काम नहीं कर रहा हूं, कौन कर रहा है, मैं आराम कर रहा हूं और एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो आर से क्या हो गया, क्या हो गया धोल,
तो देख लिया ना, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तो देखो आई आर ई एस टी क्लियर है सबको, ऑनलाइन क्लियर है, मेमोरी टेक्निक समझ आई क्या है? कोई डाउट मेमोरी टेक्निक में? किसी को कोई डाउट? हाँ, तो देखो अब तुम्हारे जो फैक्टर्स है ना, वो तुम्हें अपेरेंटली क्या है, सेंटेंस की फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। सेंटेंस की फॉर्म में दिए हुए, तो यहाँ पे मार्क जरूर कर लेना कि कौन सा सेंटेंस कौन सी मेमोरी टेक्निक के पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आर, द प्रिंसिपल मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेशन। जो आर जो है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग है, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, मस्ट हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रिंसिपल ने कोई रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग बात की गई है, कि एज एन उसने ये बोला कि सामने वाला पर्सन क्या है, मेरा एजेंट है, किसी थर्ड पर्सन के सामने उसने ये चीज क्लेम की है, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द रिप्रेजेंटेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। रिप्रेजेंटेशन भी क्या हो सकता है, एक्सप्रेस्ड हो सकता है और इम्प्लाइड हो सकता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसे हो सकता है, मैंने बोल दिया सामने वाले को कि ये मेरा एजेंट है, ये क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। मैंने सामने वाले को बोल दिया इशारे के अंदर, ये मेरी बिहाफ पे ही काम करता है, ठीक है, ये ऑफिस का ही बंदा है, इस टाइप से कोई इशारा कर दिया, तो वो क्या समझ जाएगा कि हाँ ये क्या है, मेरा एजेंट है, ठीक है। तो इम्प्लाइडली भी क्या हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एस से, ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट दैट द agent has an authority to do certain act although really he has no authority, ठीक है। एस किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट वाला जो पॉइंट है, क्या कर रहे हैं आप, स्टेट कर रहे हो, स्टेट क्या कर रहे हो कि जो एजेंट है उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। रियल में अथॉरिटी है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, रियल में नहीं होगी तभी इंप्लाइडली अथॉरिटी आप दे रहे हो, किस तरीके से, एस्टॉपल के बेसिस पे दे रहे हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट एस, हाँ स्टेट कैसे करेगा, क्या मतलब, स्टेट तो कर ही रहा है ना वो, इम्प्लाइडली एक्सप्लिसिटली, ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा था ना। आप सामने वाले को बता रहे हो कि ये क्या है, इंसान मेरा एजेंट है, तो आप उसकी अथॉरिटी भी बताओगे कि क्या काम कर रहा है। अब उसकी अथॉरिटी जब आप बता रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसके पास अथॉरिटी ऑलरेडी हो, बट आप क्योंकि एस्टॉपल का प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि सामने वाले के पास अथॉरिटी नहीं थी, और इन रियलिटी उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, बट आपने ऐसा स्टेट कर दिया कि उसके ये काम करने की अथॉरिटी है, ठीक है। मान लो कि मैं कार वार रिपेयर करने वाला बंदा हूँ, ठीक है, मेरा कोई बहुत बड़ा धंधा है कार रिपेयर करने का, तो मैं कुछ काम नहीं करता, ठीक है। तो एक नया बंदा आया, वो मेरे से जॉब मांग रहा था, ठीक है, वो कहता कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है। मैंने उस बंदे को बोल दिया कि एक काम करना, तू आज काम करके देख, मेरे को काम पसंद आया तेरा, तो तू क्या करेगा, जॉब पे लग जाना, ठीक है, जॉब पे लग जाना। तो मैंने ये बोल दी चीज, ठीक है। अब वो वहीं पे बैठा था, इतने में कोई क्लाइंट आ गया, मैंने उसको इशारा किया रुक जा, वो रुक गया। क्लाइंट ने मेरे से डिस्कस किया, कार में ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, तो मैंने क्लाइंट को बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये जो अपना पवन आया है, ये 2 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, बहुत बढ़िया काम करता है। मेरे को तो पता ही नहीं ना कितना कैसा काम करता है, उसने तो सामने से बोला था कि मैं बढ़िया काम करता हूँ, मेरे को तो पता नहीं, मैंने सामने वाले को बोला कि नहीं ये बढ़िया काम करता है, ये क्या है, अब यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है, तो इससे आपकी गाड़ी ठीक करवाते हैं, ठीक है, इससे गाड़ी ठीक करवाते हैं, तो उसको क्या बना दिया हमने, बेसिकली एजेंट बना दिया। एम्प्लॉय तो वो बना नहीं है अभी तक, एम्प्लॉय तो वो बना नहीं है, तो वो क्या बन गया है, एजेंट बन गया है, ठीक है। एजेंट बनने के लिए वो अब फिर क्या करेगा, एजेंट बनने के बाद वो क्या करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। अब वो एक्चुअली उसके पास वो अथॉरिटी थी क्या, एक्चुअली उसका काम करने की अथॉरिटी थी क्या, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो नहीं था ना, अपरेंट अथॉरिटी तो नहीं थी, उसको हमने अथॉरिटी दी क्या करके, स्टेट करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता के। अब वो अथॉरिटी के बेसिस पे काम करेगा, अगर वो अब काम नहीं कर पाया तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्लाइंट को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिकली तो मैं किसी और से काम करवा लूंगा अगर वो नहीं कर पाया तो, बट हाँ अगर कुछ दिक्कत आई, मेजर दिक्कत होगी, तो गलती किसकी है, मेरी है अब, ठीक है, क्लियर है। मैं प्रिंसिपल हूँ ना, सामने वाला क्या है, क्लाइंट है मेरा, ठीक है, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने काम करवाया अपने एजेंट से, ठीक है। एस पॉइंट क्लियर है, ठीक है, स्टेट दैट द एजेंट हैज एन अथॉरिटी टू डू सर्टेन एक्ट ऑल्दो रियली ही हैज नो अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद देखो आई पॉइंट, द प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस द थर्ड पर्सन बाय सच रिप्रेजेंटेशन। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, बताया था पहले, इंड्यूस करना, हाँ, इंक्लूड नहीं, इंड्यूस, इंड्यूस इंक्लूड करना नहीं, हाँ, मान लेना, मान लेना, ठीक है, मान लेना नहीं, सामने वाले को मनवाना,
मान लोगे तो आप मान लोगे ना, आपने इंड्यूस किया का मतलब कि सामने वाले को आपने मनवा लिया अपने रिप्रेजेंटेशन से कि ये जो पर्सन था वो कौन है, एजेंट है आपका। ठीक है, तो आपने इंड्यूस किया है सामने वाले को कि क्या दिखाने के लिए, आपने सामने वाले को एजेंट दिखाने के लिए इंड्यूस कर लिया है। ठीक है, कि आपने बोल दिया है कि जो बंदा बैठा है, पवन जो बैठा है वो क्या है, मेरा मेरा ही एजेंट है। ठीक है, और ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो आपने इंड्यूस कर लिया सामने वाले को। अगर सामने वाला इंड्यूस नहीं हो पाया है तो एस्टॉपल नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, देख देख देख, डिफरेंस पता है कहाँ आता है, डिफरेंस क्या आता है, तूने बोला और सामने वाले ने मान लिया, इंड्यूस हो गया वो बंदा। ठीक है, अब सामने वाला पवन को जानता था, कहता है ये तो मेरा ही पड़ोसी है, ये तो यहाँ काम नहीं कर रहा साल भर से, ये तो कहीं और काम कर रहा था। ठीक है, ये तो आज यहाँ दिख गया, तो सामने वाला नहीं माना ना वो चीज। आपने ट्राई किया, आपने रिप्रेजेंटेशन किया, पर सामने वाला माना नहीं। ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के अंदर भी तो ये होता है ना कि आपका पड़ोसी को दिखाने की पार्टनर है। चलो मान लो कि तुम लोगों के साथ में कोई, मोनीश भैया ने कोई बिजनेस सेटअप करना था, भैया ने मना कर दिया। ठीक है, और तुम लोगों ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपस में, पर तुमने भैया को, वो भैया के सामने एक बार कन्विंस करने के लिए किसी को बोल दिया कि भैया जो है वो हमारे पार्टनर है, भैया ने बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है मैं पार्टनर हूँ। अगर ये चीज मेरे सामने होगी कि मेरे को भैया बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मैं पार्टनर हूँ, तो मैं इंड्यूस होऊंगा क्या उस चीज से? मेरे को तो पता है ना भैया पार्टनर नहीं है। तो तुमने रिप्रेजेंटेशन दिया, तुमने अटेम्प्ट किया, तुमने ट्राई किया, पर मैं नहीं माना। मैं नहीं माना तो मैं मतलब बेवकूफ नहीं बना। अब मैं बेवकूफ ही नहीं बना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की? तुमने बेवकूफ बनाने का ट्राई किया, तुमने बेसिकली ये बताने का ट्राई किया कि मैं एजेंट हूँ या फिर मैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हूँ, बट मैं एक्चुअली समझ, जो इंसान था जिसको समझाना चाह रहे हो वो माना ही नहीं वो चीज। जब तक सामने वाला मानेगा नहीं तब तक वो उसके ऊपर एक्ट करेगा क्या? वो एक्ट नहीं करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो सामने वाले को इंड्यूस करने का मतलब क्या, आप सामने वाले को मना लेते हो कि ये जो बात है वो ट्रू है। ठीक, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट? यार माइक तो आ रही है, हरी लाइट आ रही है ना? लास्ट पॉइंट देखो, टी पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिलीव द रिप्रेजेंटेशन एंड मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिलीफ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। इंड्यूस किया तो सामने वाले में क्या आ जाएगा, बिलीव आ जाएगा। ठीक है, बिलीव आने के बाद भी क्या हो सकता है कि वो शायद ना काम करे उसके बिहाफ पे, या उसके बिहाफ पे एक्शन ना ले। तो आपने सामने वाले को बिलीव दिलाया है और उसके बिहाफ पे जब उसने काम किया है, उसने बेसिकली मान लिया कि ये जो पर्सन है वो एजेंट है, और उसके बाद आपने काम स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, तो बेसिकली उस केस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा, सामने वाला बिलीव करेगा, बिलीव करने के बाद एक्शन लेगा और काम स्टार्ट करवाएगा, तब तक क्या है, आपकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, इंड्यूस कब होगा, इंड्यूस कब होगा, जब समझ जाएगा। काम स्टार्ट होगा इंड्यूस होने के बाद में। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट समझ आ गए? कोई डाउट है इनके अंदर, मेमो टेक्निक समझ आ गई? उसके बाद देखो क्या होता है, एजेंसी बाय नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी के बेसिस के ऊपर भी क्या हो सकती है, एजेंसी हो सकती है। ठीक है, तो नेसेसिटी वाला जो पॉइंट है एक बार उसको रीड करते हैं। देखो ये थोड़ा सा तुम्हें सिमिलर साउंड करेगा जो अभी तक आपने नेसेसिटी वाले पॉइंट्स देखे हैं, बट हाँ डिफरेंस है। An agency of necessity arises due to some emergent circumstances। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इन एजेंसी अ पर्सन इज ऑथोराइज टू डू व्हाट ही कैन नॉट डू इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, एजेंसी के अंदर हम क्या करते थे, हमने देखा था ना पार्टनरशिप के अंदर भी पार्टनर क्या था, आपका एजेंट था। तो इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या करता था वो, ऐसे स्टेप्स लेता था, ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज करके ऐसे स्टेप्स लेता था कि जो आपको लॉस करवाने से बचाएंगे, जो पार्टनरशिप को लॉस से बचाएंगे। ठीक है, तो वो काम कौन करता था, जिसको जो इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाता था। ठीक है, तो वो भी एजेंट था। यहाँ पे भी एजेंसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेम तरीके से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पर ना दो चीजें आती हैं, यहाँ पे दो चीजें आती हैं। या तो हो सकता है कि इंसान पहले से ही आपका एजेंट हो, ठीक है, पर उसके पास कोई काम करने की अथॉरिटी ना हो, तो वो आपकी अथॉरिटी एक्सटेंड हो सकती है इमरजेंसी के अंदर। या फिर सामने वाला आपका एजेंट ही ना हो, ठीक है, पर इमरजेंसी के बेसिस पे सामने वाले ने अथॉरिटी एज्यूम कर ली। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त की कार लगी हुई थी, ठीक है, खाई के पास में, वो मस्त मौला आदमी लगा के छोड़ गया एकदम ऐसे पत्थर लगा के कि हाँ बहुत बढ़िया, हैंड ब्रेक खींचा आधा सा, वो लगा नहीं सही से। अब वो पत्थर जो था वो हिल गया थोड़ा सा, भाई पहाड़ है, टेढ़ी है, पहाड़ी है, थोड़ा सा हिल गया वो, हवा हवा आई, एक दूसरा पत्थर थोड़ा सा भिड़ा, मिट्टी विट्टी थोड़ी खिसकी और गाड़ी नीचे जानी शुरू होगी। मैं भागा। अब मैं उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करूंगा, क्या करूंगा उस टाइम पे, हैंड ब्रेक खींचूंगा।
या ताला लगाओ, सॉरी गाड़ी लॉक होगी तो वो भी नहीं खींच सकता, तो मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा, मैं 4 लोगों को बुला लूंगा कि भाई जल्दी आओ धक्का लगाओ, रुको इसको, या 1-2 पत्थर और घुसाऊंगा, कुछ तो ट्राई करूंगा ना, कुछ तो ट्राई करूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने यही काम किया, मैंने साथ वालों को 2-4 को बुला लिया, उनको बोला कि भाई जल्दी आओ, इमरजेंसी सिचुएशन, मेरे को लोग चाहिए, मैंने लोग खड़े करवा दिए, ठीक है। अब वो लगा गाड़ी को धक्का लगाने के चक्कर में कोई गिर गया, पड़ गया, किसी के चोट लग गई, पत्थर वत्थर घुसाने के चक्कर में किसी का हाथ वाथ छिल गया, पैर वैर छिल गया, अब उसका जो मेडिकल का खर्चा है ना वो अपेरेंटली मेरे को देना पड़ेगा, बट एक्चुअली कौन देगा? जिसकी गाड़ी थी, जो मेरा दोस्त था वो देगा। क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा? क्योंकि मैंने वहां पे एजेंसी एज्यूम कर ली, और मैंने उसके अलावा क्या किया, बाकी सबको वहां पे रोक लिया, और उनको क्या लगा कि मेरी गाड़ी है, तो मैंने उनको अपना एजेंट एज्यूम कर लिया, और उनको ऐसे ऐसे एक चेन बन गई, ठीक है। और मैंने उनको वहां पे बोला कि आप भाई रुको, गाड़ी रोको, छिल गया हाथ पैर वगैरह, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका खर्चा मैं दे रहा हूँ, और मैं कहाँ से रिकवर कर रहा हूँ, जो एक्चुअल ओनर है गाड़ी का उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपकी एजेंसी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट एजेंसी ना एग्जिस्ट करते हुए भी क्या हो गई, एजेंसी एग्जिस्ट करने लग गई। क्यों? क्योंकि आपने एजेंसी एज्यूम कर ली, कब? जब आपने इमरजेंसी सिचुएशन के ऊपर सामने वाले को लॉस से बचाने के लिए गुड फेथ में जब काम किया, ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन जो वो काम करता, उस सिमिलर सर्कमस्टांस के अंदर आपने वो किया, ठीक है। क्लियर है? क्या क्या? यार गाड़ी के नुकसान, गाड़ी खाई में गिरती तो उससे तो कम ही हो रहा है ना नुकसान। हाँ तो बस ठीक है, वो तो बचाने, वेयर एंड टेयर है वो तो, बचाने के चक्कर में हो गया। अब मान लो कोई खाई में इंसान गिर रहा है, अब वो इंसान गिरेगा तो जान चली जाएगी उसकी, बट आपने उसको पकड़ा, हाथ वट खींचा, ऊपर छिल लिया, तो ये थोड़ा बोलेगा अरे यार झरीट लगी, वो तो ये बोलेगा ना थैंक यू भाई जान बचा ली। वो छोटी मोटी चोट थोड़ा ना देखेगा, वो तो ये देखेगा ना कि जान बच गई, जो मेन मेजर कॉज था, जो मेजर नुकसान था वो नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ ना, है ना। फिर तो भाई क्या ही फायदा, वो ना वो कंप्लेन ही नहीं कर पाएगा ना फिर वो, उसके बाद अब तो हो गया। कंप्लेन कौन करेगा, है ना। ठीक है, क्लियर है? एजेंसी बाय नेसेसिटी समझ आया? ठीक है, पर यहाँ पे देखो गुड फेथ के अंदर काम होना चाहिए, सामने वाले को लॉस से बचाने के लिए काम होना चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए जिसके अंदर आपने इमरजेंसी क्रिएट कर दी जस्ट बिकॉज कि आपको कुछ काम करना था सामने वाले के सामने और उससे पैसा निकलवाना था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फैक्ट्स को अच्छे से समझना, उसके बाद ही डिसीजन लेना कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि प्रिंसिपल नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर एजेंसी का मतलब क्या होता है, जहां पे शायद एजेंसी खुद से ना बन रही हो, बट लॉ ने ऐसा बोल दिया कि इस केस के अंदर एजेंसी बनती है, तो वहां पे एजेंसी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टनरशिप, फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे डायरेक्टली एजेंसी बन रही है, एजेंसी का जो एजेंसी वाले जो फैक्टर्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो डायरेक्टली कहीं पे आ रहे हैं क्या, फुलफिल हो रहे हैं क्या? सेक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ, बट सेक्शन 4 के अंदर एक बात लिखी हुई है। क्या दी हुई है? लास्ट फैक्टर, पांचवा फैक्टर, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसका मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी, और म्यूचुअल एजेंसी के अंदर एजेंसी भी आ रही है, तो आप ये बोल सकते हो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से भी क्या हो सकती है, एजेंसी बन सकती है। वहां पे भी आपने ये नहीं बोला कि ये मेरा एजेंट बनेगा या मैं इसका एजेंट बनूंगा, वहां पे आपने ये कहीं नहीं क्लियरली नहीं बोला है, ठीक है। वहां पे एजेंसी डायरेक्टली क्रिएट नहीं हुई है, वहां पे ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से एजेंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये सर्कमस्टांसेस कहीं और किसी और जगह लॉ में भी दिए होंगे, तो वहां पे भी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से क्या हो जाएगी, एजेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। उसके बाद देखो, राइट ऑफ ए पर्सन एज द एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रेटिफाई का मतलब क्या होता है? अप्रूवल, 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 ठीक है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आप एक सब्सिक्वेंट टाइम के अंदर अप्रूव कर देते हो किसी एक्ट को, अप्रूवल देना, ठीक है। रेटिफिकेशन, तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे गंदे से मुंह क्यों बना लिए? बताओ बताओ, क्या हो गया, क्या डाउट है? माइनर रेटिफाई नहीं कर सकता ना, किस चीज को रेटिफाई नहीं कर सकता? ओल्ड एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता, रेटिफाई कर दिया तो मतलब अलाउ कर दिया। हाँ, हाँ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो माइनर नहीं कर सकता ना, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, रेटिफिकेशन वहां पे अलाउड नहीं है, वहां पे रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है, तो मतलब वो क्या नहीं कर सकता, अलाउ नहीं कर सकता, जो पुराना एग्रीमेंट था उसको एनफोर्स नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या हो सकता है, एनफोर्समेंट हो सकती है किसी पास्ट एग्रीमेंट की, या फिर पास्ट वर्क की, या फिर पास्ट एजेंसी की, ठीक है। अगर मान लो मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ठीक है, और मेरे को रास्ते में पीपो मिला, ये भैया आपका माइक आ गया है, मैंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया, पहुंचवा देना, ठीक है। पीपो ने बोला ठीक है। उसके बाद मेरे को रास्ते में कौन मिला, क्रिश मिला। क्रिश कहता, क्रिश नहीं चलो, उसने उस दिन किसने मेरे को आइडिया दिया था क्लास, ऑनलाइन क्लास लगाने का? आदि ने दिया था क्या? आदि ने दिया था या फिर
कमल ने भी दिया था यार, आदि ने दिया था क्या? ठीक है, तो जिसने भी दिया मान लो, ठीक है, वो क्रिश था। क्रिश ने अब जब डिसाइड ही नहीं हो पा रहा तो क्रिश को कर देते हैं, ठीक है। आदि ने दिया तो चल आदि कर देंगे, आदि और क्रिश और कमल तीनों कर दिए, चल ठीक है। तीनों ने क्या बोला कि भैया एक काम करते हैं, आपके ऑनलाइन क्लासेस खोल देते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, सोचते हैं, अभी तो क्लासेस वासेस इतनी बढ़िया नहीं चल रही हैं। और तुमने मेरे से बिना पूछे मेरी क्लासेस स्टार्ट कर दी, ठीक है। एक ईमेल आईडी बनाई, ठीक है, उसके अंदर मेरा नाम डाला, उसके अंदर सीएफसी डाल दिया, ठीक है, एक अकाउंट बना दिया, उसके अंदर वहां पे मेरा नाम डाला कि लॉ एंड इकोनॉमिक्स बाय पीयूष, ये वो ऐसे करके पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। मेरी फोटो लगा दी जो मेरी व्हाट्सएप की डीपी है, ठीक है, जिसके अंदर कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ साइड में मुंह करके, ठीक है, वो वाली डीपी लगा दी। ठीक है, और उसके बाद मेरी वीडियोस अपलोड कर दी, और अपलोड करने के बाद में उसके ऊपर पैसा आने लग गया। अब मेरे को बताओ, अगर पैसा आने लग जाए नहीं नहीं नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं उससे ऐसी बात करूं जो पैसा आने लग जाएगा, वो पूछ के अथॉरिटी नहीं दे रहा मैं। हाँ, तो अब पैसे आने लग जाएंगे मेरे पास नहीं आएंगे। किसके पास अकाउंट है, ईमेल आईडी किसके पास है, जिसका अकाउंट है उसके पास आएंगे। अब ये मेरे को आके बोल रहा है कि भैया देखो कितना बढ़िया काम कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपकी वीडियोस डाली थी, चल गई हैं और पैसे आ रहे हैं, और हमने 2-4 मीम भी बना दिए थे, उससे भी थोड़े बहुत पैसे वैसे आने लग गए हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया, मैंने कहा अब मैं इस एजेंसी को अप्रूव करता हूँ कि तुम लोग मेरे एजेंट थे, ठीक है। तो मैंने बाद में क्या किया, मैंने मैंने इनको एजेंट बना दिया अपना, क्योंकि इन्होंने काम किसके बिहाफ पे किया था, इन्होंने मेरे बिहाफ पे काम किया था। इन्होंने खुद का कंटेंट नहीं डाला, इन्होंने खुद की कोई मेहनत नहीं की अपार्ट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ द अकाउंट एंड उसके ऊपर वीडियो अपलोड करना, ठीक है। तो वो ओरिजिनल काम किसका था, ओरिजिनल काम मेरा था, ओरिजिनल पैसे मेरे को मिलने चाहिए थे। मैंने इनको एज ए एजेंट रख लिया काम होने के बाद में, तो मतलब मैंने किसी पास्ट एक्ट को क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया। तो आप पास्ट एक्ट को रेटिफाई कर सकते हो, ठीक है, रेक्टिफाई नहीं, रेटिफाई। रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट करना, रेटिफाई का मतलब अप्रूव करना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। रेटिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन तुम अकाउंट्स में करते हो, रेटिफिकेशन तुम लॉ में करते हो, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, ये पॉइंट समझ आया, ये पॉइंट समझ आया, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये चीज समझ लेना अच्छे से। उसके बाद देखो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन, ठीक है। अब रेटिफाई करने के लिए भी क्या है, आपको वैलिडली, आपको रेटिफाई भी तो वैलिडली करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि पीपो ने बोला कि भैया 5-6 साल हो गए हैं आपकी वीडियो चली जा रही थी, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपने कभी माथा ही नहीं मारा, और हमने क्या किया, इतनी कलाकारी करके पैसा कमा लिया, ठीक है। तो अब आपके पैसे नहीं रहेंगे, अब हमारे पैसे हो गए। अब इस सब इन सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, चलो 5 भी नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, अब मेरे को याद भी नहीं है कि ऐसा कोई अकाउंट भी चल रहा है मेरे नाम से, ठीक है। फिर मैं बोलूं कि नहीं नहीं अब तुम मेरे एजेंट हो, तो वो चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आइए जानते हैं इस एपिसोड में, ठीक है, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन। हाँ पूछो, क्या पूछो, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हाँ हाँ, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब लॉ में कहीं पे लिख दिया है कि अगर ये रिलेशन बिल्ड हुआ है तो वो एजेंसी का रिलेशन माना जाएगा, तो वो माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पार्टनरशिप के अंदर आप कहीं पे भी ये नहीं बोलते हो जब भी पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो कि आप एक दूसरे के एजेंट हो, आप कहीं पे भी नहीं लिखते हो, ना आपको लिखना जरूरी है ना बोलना जरूरी है, बट वहां पे लॉ एज्यूम कर लेता है कि आप क्या हो, एजेंट हो आपस में एक दूसरे के, ठीक है। तो वो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से हो रहा है, तो इम्प्लाइडली भी आपका ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से सेम चीज आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, एजेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। वहां पे तो वैसे भी अपने को पता है कि म्यूचुअल एजेंसी अप्लाई हो रही है, पर क्या म्यूचुअल एजेंसी लॉ में लिखी हुई है क्या कहीं पे, ये नहीं लिखा हुआ म्यूचुअल एजेंसी, वो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है तुम्हारे। तभी मैं बोलता हूँ जब भी तुम्हें एसेंशियल्स या फैक्टर ऑफ पार्टनरशिप लिखना हो तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल लिख के आना, म्यूचुअल एजेंसी लिखोगे नंबर कट जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में लिख के आओगे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ हाँ, पॉइंट का नाम तो यहाँ मतलब पॉइंट का नाम बोल, पॉइंट का नाम तो वही लिख के आओगे ना, है ना, एसेंशियल एलिमेंट तो वही है। क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया, किसने पूछा, चारू ने पूछा था क्या, हाँ क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन, तो उसके लिए भी एक मेमोरी टेक्निक है जो तुम्हारे घर वाले शायद तुम्हें आजकल बोल रहे होंगे, ठीक है। कोई भी काम हो, कोई भी चीज मांग रहे हो नहीं दिला रहे, कोई भी काम कर रहे हो नहीं कर रहे, क्या बोलते होंगे तुम्हें, जिनके घरों में पंजाबी बोलते हैं उनके घर में शायद बोलते होंगे एक बारी सीए बन जा फिर दबा देंगे, ठीक है।
ठीक है। अरे तो भाई अब देखो होता है ना, ऐसा होता है ना घरों के अंदर, जब तुम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें क्या होता है, तुम्हारी सब चीजें मना हो जाती हैं एक बार के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, उस चीज के ऊपर होता है। फिर क्या बोलते हैं, ये काम कर लो उसके बाद मिल जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हो तुम, सीए की प्रिपरेशन, तो सीए बन जाओगे उसके बाद सब मिल जाएगा। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, क्या पता तुम खुद ही खरीद लो। ठीक है, वो क्या, वो अलग बात है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बट जरूरी थोड़ी ना कि सीए बन के भी तुम्हें दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी। तुम्हें बोल दिया कि तुम्हारे पापा पापा वाली प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हें, पापा दे देंगे सीए बनने के बाद, तुम खरीद लोगे, जरूरी है सीए बनने वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम अपने अकॉर्डिंग देखो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, EKWARI सी, का सी। ठीक है, हाँ। अरे नहीं, गला खराब है यार, बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बढ़िया आ रही है क्या? तो एक बार ही पढ़ ले है, फिर जिंदगी भर हंसता नहीं। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या है, ई से देखेंगे अपने, रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। रेटिफिकेशन भी आप एक्सप्रेस तरीके से कर सकते हो और इम्प्लाइड तरीके से कर सकते हो। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है। अब मान लो ये अपने वही एग्जांपल लेंगे, जो पीपो ने अकाउंट खोल लिया मेरा, ठीक है। हाँ, EKWARIC, देखो एग्जैक्टली तो मैंने जो लिखी थी, एक बारी सीए बन जा, फिर ऐश ही ऐश, ठीक है, फिर ऐश ही ऐश, ठीक है, ये लिखी थी मेमोरी टेक्निक। पर तुम्हारा मेन पार्ट क्या है, EKWARI एंड सीए का सी। ठीक है, क्लियर है, समझ आई मेमोरी टेक्निक? किसी को डाउट है? रक्षित एक काम कर दे, मेमोरी टेक्निक के जो पॉइंट्स है ना उनको एक बार ना चैट में लिख दे, सबकी ताकि सबको समझ आ जाए। हाँ ठीक है, तो ई से क्या हो गया, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ठीक है, सेम एग्जांपल लेंगे। मैंने अगर पीपो को बोल दिया कि हाँ भाई अब से तू मेरा एजेंट हो गया, मैंने एक्सप्रेसिटली बोल दिया। ठीक है, इम्प्लाइडली क्या होता, ये मेरे को आता कि भैया 2 साल हो गए अकाउंट चलते हुए, ठीक है, अब देखो मेरा बैलेंस देखो, ये आपके अकाउंट में आया है। तो मैंने बोला ला, ला दे इधर, और इसने मेरे को दे दिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इम्प्लाइडली हो गया। तो मैं बोल दिया कि तू एजेंट है मेरा, अब दे तो एक्सप्रेसली हो गया ना। मैंने इसको बोला इम्प्लाइडली कि हाँ भाई अब मेरे को पैसे दे। ठीक है, तो इसने मेरे को पैसे भेज दिए। वहां पे इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने जो ये एजेंसी क्रिएट हुई थी ना मेरी बिना परमिशन के, वो मैंने अप्रूव कर दी, वो मैंने क्या कर दी, रेटिफाई कर दी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट? एक्सप्रेस समझ आया, इम्प्लाइड समझ आया कैसे होगा? ठीक है, उसके बाद क्या है, के। ठीक है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है। नॉलेज की बात हो रही है। नॉलेज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि रेटिफिकेशन के, जिस चीज के बारे में आप रेटिफिकेशन दे रहे हो उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना आपको। ठीक है, तो नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। कि अगर मेरे को यही नहीं पता कि पीपो ने वो अकाउंट बनाया था, मेरे को ये लग रहा है कि रक्षित ने बनाया था। हाँ, आवाज नहीं आ रही? रुको यार, आनी तो चाहिए। ओ हाँ, यहाँ पे दिखा नहीं रहा मेरी आवाज, मैंने डिस्कनेक्ट किया है अभी। अब आ रही है? हाँ, तो देखो लास्ट पॉइंट में रिपीट कर देता हूँ। नॉलेज की बात कर रहे थे कि जो आपके मटेरियल फैक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके रिगार्डिंग एजेंसी हुई है, तो अगर उसकी नॉलेज ही नहीं है आपको तो आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो। जिस चीज की नॉलेज नहीं है आपके पास उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को पता ही नहीं था कि पीपो ने अकाउंट बनाया मेरा। वो अकाउंट किसने बना दिया था, मान लो पीपो ने ही बनाया था, पर मेरे को लग रहा है कि धवल ने बनाया। ठीक है, तो मेरे को ये लग रहा था कि धवल ने बनाया, तो मैंने धवल को बोला कि भाई अपनी जो एजेंसी है वो मैं अप्रूव कर रहा हूँ। तो वो धवल ने बोला हाँ ठीक है। फिर घर जाके बोलता है अरे भैया को तो बेवकूफ बना दिया पीपो, पैसे रख लेना। ठीक है, भैया को लग रहा है कि मैं हूँ, मैंने बनाया है। ठीक है, और मेरे पास तो मैं अकाउंट में दिखा दूंगा, मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं आए। ठीक है, ठीक है हाँ, तो बेसिकली ये ये जो ट्रांजेक्शन थी उसकी नॉलेज ही नहीं थी मेरे पास। नॉलेज ना होने की वजह से मेरा जो रेटिफिकेशन था वो वैलिड नहीं था, क्योंकि जो मेरे मटेरियल फैक्ट्स थे वही क्या थे, डिफेक्टिव थे। क्लियर है, नॉलेज वाला पॉइंट समझ आया? आया नॉलेज वाला पॉइंट समझ? ठीक है, उसके बाद क्या है, डब्ल्यू, द होल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रेटिफाइड। होल ट्रांजेक्शन,
यार वो वैलिड कैसे है, मेरे को पता ही नहीं ना। हाँ वो अलग चीज है, इलीगली काम कर रहे हैं वो अलग चीज है, पर मैं रेटिफाई नहीं कर सकता ना उस चीज को। मैं रेटिफाई नहीं कर सकता, पर मैं उसके अगेंस्ट तो केस कर सकता हूँ ना। रेटिफिकेशन है मतलब मैं अप्रूव कर रहा हूँ, अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उसके अगेंस्ट केस भी तो कर सकता हूँ। बाद में लोग पैसे दबा के बैठ जाए, मैं बोलूँगा ना 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 ना, मेरे नाम पे आया है। देख लो, अपलोड मत कर देना, कल ही कह रहा हूँ। हाँ ठीक है। कहाँ कर रहा है, ड्राइव में कर रहा है, हाँ ड्राइव में कर ले वो, उसकी तो मैंने अथॉरिटी दी है तेरे को, ड्राइव से पैसे नहीं आ रहे ना। हाँ यार मेरे को अब देख, अब आवाज आ रही है क्या? हेलो, आ रही है ठीक है, क्योंकि ना मेरे इस इन ईयरफोन्स में होता है कि अगर मैं इनको निकाल के वापस लगाता हूँ ना, तो एक बार पॉज कर देता है जो भी चीज चल रही होती है उसको। पर इसमें वीडियो कॉल में वीडियो कॉल पॉज नहीं होती, तो शायद आवाज जानी बंद हो गई हो, इसलिए हो सकता है रीजन। ठीक है। हाँ तो देखो, अब होल ट्रांजेक्शन को आप अप्रूव करोगे, तो मेरे पास पीपो आया, पीपो ने मेरे को बोला कि भैया एक काम करते हैं। बंद हो गई? वाह, मैं बोला था ना। स्पीकर पे चला रहेगी तो चलो ठीक है, स्पीकर पे। नहीं नहीं, इतनी तो नहीं जा रही। अब आ रही है आवाज? देखो अब आएगी, डिस्कनेक्ट। ये कौन क्या चल रहा है पीछे? क्लास लगा रहे हैं। अच्छा ये तो मैं दिया क्लास। मैं तो गाने सुन रहा था। ओ फिग्मा, फिग्मा चल रहा है। हाँ क्या क्या 2x पे फिल्म देख रहा, कुछ सीख रहा था, डिजाइन करना। हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ, इतना क्लियर है? हाँ तो W पे हम होल ट्रांजेक्शन पे आ गए थे। ठीक है, होल ट्रांजेक्शन को आप अप्रूव करते हो। अब सुन लो ओए। क्यों, क्या हो गया? हाँ तो गाइज, W से होल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? होल ट्रांजेक्शन का मतलब है कि आप सिर्फ एक पार्ट जो आपको प्रॉफिट दे रहा हो वो अप्रूव नहीं कर रहे हो, आप पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, 2 साल बाद मेरे पास पीपो आगे बोलता है कि भैया इतने पैसे जमा हो गए, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 दिन बाद आगे कहता है कि भैया इतने का नुकसान भी हो गया। तो मैं बोलूंगा कि नहीं 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 नहीं, तूने परसों आगे मेरे को बोला था ना कि 2 लाख का फायदा हुआ है, तो 2 लाख प्लीज ट्रांसफर कर दे, उसके बाद की एक्ट को मैं अप्रूव नहीं कर रहा हूँ। तो बोलता कि नहीं भैया, वो तो मैंने काम क्या किया था, एडवर्टाइज ही किया था, एडवर्टाइजमेंट का उतना बेनिफिट नहीं आया, तो 2 में से 1.5 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट लग गए थे, हमने 50,000 ही बना पाए उससे। ठीक है, तो लाख रुपए बचे अपने पास, तो लाख रुपए आपको दे देता हूं मैं। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, तू 2 लाख रुपए दे, एडवर्टाइजमेंट तो मेरे से पूछे थोड़ा किए थे। ठीक है, बट अगर मैं इस चीज को, पूरी ट्रांजेक्शन को अगर मैं ऑथराइज कर रहा हूँ, ठीक है, उसको रेटिफाई कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब क्या है, मैं पार्ट को नहीं कर सकता, मेरे पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को ही करना पड़ेगा। एक पार्ट, जब तक 2 लाख रुपए थे अकाउंट में तब तक को नहीं कर रहा मैं क्या करूंगा कि आज की तारीख तक जो काम हो गया वो कर दे, और लाके मैं खुद दे दे सामान, जितना भी बना है, जितना भी पैसे आपके बने हैं वो लाके मेरे को पकड़ा दो। ठीक है, क्लियर है? होल ट्रांजेक्शन का मतलब समझ आया? नहीं आया? अरे होल ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन समझते हो क्या होती है? क्या होती है ट्रांजेक्शन? मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, धवल को पैसे दे दिए, धवल भाई आईपीओ लगा देना। ठीक है, धवल भाई ने 2 लाख रुपए लिए मेरे से और उसने आईपीओ लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, आईपीओ लगाने के टाइम मैंने बोला ये वाला आईपीओ लगा देना। ठीक है, आईपीओ लगा दिया, 2 लॉट निकल गए और उस पर प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, धवल भाई ये वाला आईपीओ आ रहा है, इसमें नहीं लगाना, इसमें रिस्क लग रहा है मेरे को। धवल ने मेरे से पूछे बिना वो भी लगा दिया। ठीक है, उसमें भी प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो वो धवल ने मेरे को बताया कि भैया मैंने तो लगा दिया था, प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, वो भी दे देना पैसे। धवल ने बोला ठीक है। धवल को तो कट मिल रहा था हर ट्रांजेक्शन पे, धवल के मन में लालच, मैं जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन करूंगा उतना ज्यादा मेरे को कट मिलेगा, और जितना प्रॉफिट कमा के दूंगा उतना ज्यादा मेरे को पैसे मिल जाएंगे। और मैंने अनऑथराइज एक्ट को भी क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को फायदा दिख रहा था। ठीक है, अब जब ये ट्रांजेक्शन हुई थी तब धवल ने मेरे को बताया कि भैया अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई, इतना प्रॉफिट हो गया, बट पुरानी एक ट्रांजेक्शन थी जिसके अंदर क्या हुआ था, नुकसान भी हो गया था।
ठीक है, उसके अंदर आपके 30-40 हजार रुपए का नुकसान हो गया था। ठीक है, तो 30-40 हजार रुपए का अगर नुकसान हुआ है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर रहा रेटिफाई इस चीज को, मेरे को तो बस प्रॉफिट प्रॉफिट ला के दे दे। जो वो लॉस वाली ट्रांजेक्शन है वो अब तेरे मत्थे है, तो अपने सर पे रख, वो जो भी लॉस है वो तेरा है, मेरा नहीं, तूने मेरे से पूछा नहीं था। फिर धवल क्या बोलेगा, नहीं भैया आपने ऑथराइज कर दिया है। ठीक है, तो ऑथराइज करने का मतलब क्या है, आपने सारी ट्रांजेक्शन को ऑथराइज कर दिया है मेरे एज ए एजेंट, मेरी एज ए एजेंट अथॉरिटी को। हाँ 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 हाँ, वो काट के मिलेगा, मैं प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं ले सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को ही मेरे को रेटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ जहां मेरा फायदा हो रहा है बस वो चीज कर दो, बाकी नुकसान अपने सर पे ले लो, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हो गया तो फिर अब तो मेरा ही लॉस है ना वो, उसके बाद तो मेरा ही लॉस होगा, रेटिफाई तो मैंने कर ही दिया है ना। क्लियर है, क्लियर है। डब्ल्यू समझ आ गया। उसके बाद है आई, आई है इंजर थर्ड पार्टी। ठीक है, रेक्टिफिकेशन कैन नॉट बी रिगार्डिंग एनी इंजरी रिलेटेड टू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, वो क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। ठीक है, मेरे भी आप मेरे को कोई उल्टा सीधा बोल रहा था मार्केट में, तुम जाके लड़ लिए, तुमने जाके लड़ाई कर ली, ठीक है, और तुमने सामने वाले को कूट दिया। ठीक है, अब उसको मैं रेटिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सामने वाले की इंजरी हुई है। सामने वाले की इंजरी हुई है तो मतलब तुमने कोई इलीगल काम किया है। ठीक है, इंजरी का यहाँ पे क्या मतलब है, लीगल इंजरी। ठीक है, यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, नुकसान से भी आप देखते हो, आपने सामने वाले का कोई लीगल नुकसान भी करवा दिया है ना, उस चीज को मैं रेटिफाई नहीं कर सकता। बहुत से केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि उन चीजों को भी मैं रेटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाले को इंजरी हुई है। ठीक है, जिस केस के अंदर इंजरी इन्वॉल्व है उस केस के अंदर क्या होगा, उसको नीचे करूं, थोड़ा ऊपर कर लो, जिस केस के अंदर इंजरी इन्वॉल्व है उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा, आप रेटिफिकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंजरी के अंदर रेटिफिकेशन करना अलाउड नहीं है। ठीक है, इंजरी वो लीगल भी हो सकती है और कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर, कुछ केसेस के अंदर नॉन लीगल इंजरी, जहां पे बेसिकली आपने दुकान खोली और सामने वाले की दुकान बंद करवाने का फैसला कर लिया अपना बिजनेस को बढ़ा के। ठीक है, तो उन सब कामों के लिए भी आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो, वो लीगली काम कर सकते हैं जरूरी है, पर आप रेटिफाई शायद ना कर पाओ। ठीक है, बट जहां पे डायरेक्टली इंजरी हो रही है वहां तो आप कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है। लीगल इंजरी जहां पे है वहां पे तो आप कभी नहीं कर सकते हो, जहां पे नॉन लीगल इंजरी है वहां पे हो सकता है आपको फैक्ट्स देखने पड़े कि इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, क्लियर है। इंजरी वाला पॉइंट समझ आया, इंजरी का मतलब समझ आया, इंजरी का मतलब नुकसान, सेल्फ। हाँ तो वो लॉ अलाउ करता है, मैं अगर खड़ा हूं, मेरे को कोई मारने आ रहा है, ठीक है, और तुम में से किसी ने देख लिया और तुमने से मेरे को बचाने के चक्कर में सामने वाले को मार दिया या सामने वाले को धक्का दे दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मैं नहीं मरा। ठीक है, तो वो तो मेरे एज ए एजेंट काम नहीं कर रहे, वो एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हारा नेचर था। किसकी इंजरी होगी, भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तुम थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ सुन लो। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है कि अगर तुम सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, पहली बात तो सेल्फ डिफेंस कर किस के ऊपर सकते हो, तुम खुद को बचाने के लिए, किसी और को बचाने के लिए, खुद की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी और की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, इन सब केसेस में आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस का मेन मोटिव क्या होता है, सामने वाले को जो नुकसान होना था वो ना हो, उससे बचाना। ठीक है, सामने वाले को नुकसान होने का अगर अपेरेंट कोई खतरा भी है उससे भी आप बचा सकते हो। ठीक है, खतरे से भी आपको अगर लग रहा है कि इंजरी हो सकती है तो भी आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हो। जो आपका एफर्ट होगा, जो बचाने के लिए आपका एक्ट होगा, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए डेंजर के। सामने वाला गन लेके आ रहे हो तो आप टैंक लेके नहीं आ जाओगे बचाने। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा गन निकाल सकते हो। सामने वाला डंडा लेके आ रहा है और आपने पिस्तौल निकाल के गोली मार दी, नहीं नहीं कर सकते। सामने वाला डंडा लेके आ रहा है तो आप डंडा से भगा सकते हो। या तो प्रोपोर्शनेट लेवल का आप सामने वाले पे खतरा लाओ, या प्रोपोर्शनेट लेवल से कम ला सकते हो, आप प्रोपोर्शनेट लेवल से ज्यादा नहीं ला सकते। प्रोपोर्शनेट लेवल का मतलब सेम लेवल का खतरा। ठीक है, हाँ अगर मान लो कोई पिस्टल लेके आ रहा है और तुम राइफल लेके आ रहे हो तो चलेगा, क्योंकि दोनों का नेट इफेक्ट क्या है, पॉइंट ब्लैंक से मारोगे तो बंदा मर जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूर से कोई स्नाइपर बैठा है, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे चक्कू दिखाऊंगा तो वो तो मार ही देगा ना, वो तो मार ही देगा, है ना। तो रिवर्स हो सकता है कि मैं बहुत दूर बैठा हूँ, मेरे पास स्नाइपर और सामने वाला चक्कू से मारने वाला है, इंस्टेंट इफेक्ट क्या है, सामने वाला मारने वाला है, इसको मार दो हाथों हाथ। हाँ ठीक है, तो आपका प्रोपोर्शनेट का मतलब ये नहीं तो कि सेम आपके पास औजार होना चाहिए, आपका जो रिस्क है, जो आपका डैमेज है, सामने वाले को जो खतरा है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ डंडा चाकू हो सकता है, क्या तो उसके बाद सामने वाले का इतना बड़ा डंडा है तेरे घुमा घुमा के मार के जा रहा है, ठीक है, और तू चाकू ही नहीं मार पा रहा, तो क्या फायदा उसका भी। रुक जा, रुक जा, रुक जा, वापिस आ जाओ टॉपिक पे, ये बाद में पूछ लेना। बस इसने पूछ लिया था डाउट तो मैंने एक बार बता दिया, अब इसके अंदर डाउट मत पूछो, बाद में पूछना। ठीक है, ये चीज में से अलग से डिस्कस कर लेना। हाँ टॉपिक पे आ जाओ वापस। उसके बाद क्या है,
आर 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 क्या है? रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या मतलब? एक सर्टेन रीजनेबल टाइम के अंदर आप चीज कर सकते हो। क्या चीज कर सकते हो? रेटिफाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको 10 साल बाद बोला कि भाई हाँ क्या हुआ, तुमने मेरे को पता है तुमने एक चैनल चलाया था मेरे नाम से, क्या कितनी कमाइयां हुई बताओ, आज आज जरूरत है मेरे को। तो 10 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया। 10 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया। मेड, सुनो, रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। रीजनेबल पीरियड क्या, कहाँ पे क्या देखा हमने? वो डिपेंड करेगा किस चीज का रेटिफिकेशन था, किस चीज का रेटिफिकेशन था उसके ऊपर। ठीक है, क्या आपके फैक्ट्स इन्वॉल्व थे, उसके बेसिस पे जो चीज रीजनेबल मानी जाएगी वो मानी जाएगी। क्लास अपलोड कर रहे हैं, साल भर हो गया मेरे को इनको पढ़ाते हुए। मैंने जो पढ़ाने का टाइम था इनका, मेरे को पता था क्लासेस इनके पास गई हैं, इनके पास एक्सेस गया है, इस इंसान के पास एक्सेस था। ठीक है, और मेरे को कभी मेरा चेहरा दिख गया यूट्यूब के ऊपर कि मैं पढ़ाता हुआ देख रहा हूँ, वो रीजनेबल टाइम है कि मेरे को पहली बार पता लगा और मैंने बोल दिया। ठीक है, मैंने 10 साल इसके बाद वेट किया, वो रीजनेबल टाइम नहीं। ठीक है, ठीक है, मेरी नॉलेज में जब चीज आई तो वो चीज क्या होगी, जिस भी टाइम आएगी वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रीजनेबल टाइम हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि रीजनेबल टाइम क्या होता है, रीजनेबलनेस क्या है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ, उसके बाद देखो सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या बोलता है? कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप सामने वाले को बताओगे ना कि रेटिफाई कर दिया है मैंने, ठीक है, सामने वाले तक वो कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए। जब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ तब तक रेटिफिकेशन पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड। जो एक्ट है जिसको आप रेटिफाई कर रहे हो वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ये है ए से। ठीक है, हाँ एक बार सॉरी मैं लिख देता हूँ। आर से, गाइस आर से आपका ई पॉइंट है रीजनेबल टाइम वाला, सी से कम्युनिकेशन है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ए से। तो क्या कह रहे हैं? डी वाला आई है, डी वाला आई है। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट यहां तक? टाइम क्या हो रहा है? तो इसके बाद तुम्हारी क्लास वास तो है नहीं, थोड़ा पढ़ लो एक्स्ट्रा आधा घंटा। तेरे को कहा लेने आएंगे? यहाँ आएंगे ना लेने, तो 4:30 के टाइम बोला है। मैंने बोला 4:30। मैंने बोला 4 बजे तक क्लास है, 4:30 बोल दे, मैंने ये बोला था। चल कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। हाँ ठीक है, मेरे को सुनो एक काम करते हैं, एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी पढ़ते हैं, फिर ब्रेक है 5 मिनट का, उसके बाद इको पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, मेरे को 5 मिनट और चाहिए, ये वाला टॉपिक करा देता हूँ, फिर बाकी कल कर लेंगे कवर। कल अपने पूरा चैप्टर करेंगे पूरा, पहले बता दे रहा हूँ। रेस्ट वेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को आइडिया नहीं है, बट कल अपने पूरा चैप्टर ये निपटा देंगे। ठीक है, कल की क्लास में जितना एजेंसी का पार्ट बचा है वो सारा अपने निपटाने का ट्राई करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, 15 पेज होंगे। हाँ यार, सब एजेंसी क्या है ना, नया टॉपिक है, ऑल टुगेदर नया टॉपिक है वो। ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए। हाँ ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी का एक्सटेंट देखते हैं। हाँ, फोर्जिंग, फोर्जिंग का मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जो एक्चुअल आपका सिग्नेचर जिसने किया था, जैसे मान ले मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, तो अगर तूने क्या किया मेरे बिहाफ पे सिग्नेचर कर दिया, तूने सिग्नेचर फॉर्ज कर दिया। ठीक है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो सामने वाले के पास। हाँ यार, फोर्जिंग किसी चीज की हो, डॉक्यूमेंट की भी हो सकती है। ठीक है, मान लो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, नाम हटा दिया किसी का, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, आपने इलीगल तरीके से उसको चेंज कर दिया, साइन कर दिया। फोर्जिंग का सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, आपने सिग्नेचर गलत तरीके से कर दिया। ठीक है, पेमेंट ऑफ कैपिटल से डिविडेंड पे करते हो क्या? किससे करते हो डिविडेंड पे? प्रॉफिट से करते हो ना, तो कैपिटल से पेमेंट नहीं कर सकते, इलीगल है वो काम। बोल दिया नहीं, आपके प्रेफरेंशियल शेयर हैं जिनको डिविडेंड मिलना था, उन्हीं को ही मिलेगा, वहां पे आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और वो आपके कैपिटल में से जाएगा, उसका एक अलग रिजर्व बनता है ना, उस साल की स्टार्टिंग में बना देते हो क्योंकि आपको पता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। ठीक है, तो आपके कैपिटल में से टेक्निकली नहीं देते हो आपको, वो आप उस रिजर्व में से देते हो। अगर रिजर्व भी नहीं है तो, अरे जो काम नहीं है अलाउड करना तो वो तो इलीगली हुआ ना, है ना। डिविडेंड डिविडेंड जनरली किससे देते हो आप? डिविडेंड आप प्रॉफिट से देते हो या फिर आपके रिजर्व से देते हो, है ना। और अगर आपके प्रॉफिट या रिजर्व नहीं है तो आप उस केस के अंदर जिन जहां पे जिस पर्सन का सामने लगा राइट बनता है डिविडेंड लेने का, ठीक है, जनरली कोई भी प्रेफरेंशियल शेयर के अंदर भी डिविडेंड का राइट नहीं देता है, वो एक सर्टेन रिटर्न का राइट देता है। ठीक है, पर मान लो ये राइट दे दिया, तब आपको हो सकता है देना पड़ जाए। ठीक है, सिर्फ उस केस के अलावा कहीं पे भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि, तो जनरली आप दे रहे हो तो आप इलीगल काम कर रहे हो। ठीक है,
हाँ, किसने बनवा ली? जिसका सिग्नेचर था उसका, जिसका सिग्नेचर क्या उसका स्टैम्प बन रहा है और वही बनवा रहा है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो वो फॉर्जिंग हो गया, वो फॉर्जिंग होगा। जहां पे मेरा साइन है और मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, वो फॉर्जिंग है। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है। एक्सटेंड ऑफ एजेंट अथॉरिटी आज का लास्ट टॉपिक है लॉ का ये। ठीक है, एजेंट अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होगी? अगर सामने वाले ने आपको बता रखा है कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही आपकी अथॉरिटी है, आपको वही काम करना है। ठीक है, अगर सामने वाले ने आपको नहीं बताया हुआ है तो जनरली जिस चीज की अथॉरिटी दी गई है उस चीज की अथॉरिटी के अंदर जो जो चीजें इंक्लूड हो जाती हैं वो चीजें आप जनरली फॉलो करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने सामने वाले को बोल दिया कि भाई तू मेरी गाड़ी चलाएगा और रास्ते में लिफ्ट नहीं देगा किसी को, तो वो गाड़ी चला रहा है एज अ ड्राइवर और रास्ते में लिफ्ट नहीं दे रहा है किसी को, तो वो क्या कर रहा है? अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है। अगर उसने किसी को लिफ्ट दे दी तो मतलब वो अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांस थे। अब देखो नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर मैंने सामने वाले को बता दिया कि भाई तू आज से मेरा ड्राइवर है, मैंने इतनी बात बोली। तो जो ड्राइवर होता है तुम बताओ उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? पहले तो ढंग से गाड़ी चलाए, ठीक है, पेट्रोल भरा के रखे, डीजल भरा के रखे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है। गाड़ी साफ रखे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है ना। गाड़ी की सर्विसिंग चाहिए तो वो सर्विसिंग होनी चाहिए। पार्किंग जगह जगह ढूंढ के रहे, ठीक है, चलान ना कटवाए, ढंग से गाड़ी चलाने के अंदर सारी चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी अथॉरिटीज मेरे को अलग से गिनानी पड़ेगी क्या? ये अलग से गिनानी पड़ेगी क्या? नहीं, तू ड्राइवर होना है, तेरे को ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें अगर आपने नहीं बताई हैं तो वो इम्प्लाइडली उसको समझ आनी चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर। नॉर्मल सर्कमस्टांस का मतलब क्या है? जनरली जैसी चीजें होती हैं वैसे। हाँ, हाँ उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, एक तरीके से ये बोला जा सकता है। हाँ, कोई चीज आपको ऐड करनी है नॉर्मल अथॉरिटी के अंदर तो आपने एक्सप्लिसिटली ऐड करवाई है, वो आप इम्प्लाइडली भी ऐड करवा सकते हो, बट हाँ आपको कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा ना। कम्युनिकेशन करना जरूरी है, बिना कम्युनिकेट किए नहीं कर सकते हो ये चीज। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार रीड करके देख लेते क्या लिखा हुआ है। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। ठीक है, जो काम करने के लिए आपको अथॉरिटी मिली है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी लीगल चीज आप जो कर सकते हो वो आपको करनी है। ठीक है, वो आपके पास उस चीज को करने की अथॉरिटी भी है। ठीक है, एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस हैव अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। ठीक है, मेरे को अगर कोचिंग चलाने की अथॉरिटी दे दी है, ठीक है, किसी ने, जैसे मान लो मोनीश भैया, कुणाल भैया ने बोला कि तुम क्लास आज से मैथ्स की क्लास ही पढ़ा ले और अकाउंट्स की क्लास ही पढ़ा ले। ठीक है, हमारे ब्याह पे हम लोग छुट्टी पे हैं। ठीक है, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हो गया कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं उन दोनों क्लासेस को पढ़ाने की मेरे पास अथॉरिटी है। ठीक है, उन्होंने मेरे को सिर्फ बोला है कि तेरे को ये क्लास पढ़ानी है, ये संभालनी है। अब जस्ट बिकॉज कि वो दोनों नहीं आ रहे हैं कोचिंग, तो मेरे को कोचिंग से रिलेटेड सारे काम करने पड़ेंगे, पूरे बिजनेस को रन करने से रिलेटेड सारे काम करने पड़ेंगे। लास्ट में भी मेरे को जाना है, पहले भी मेरे को खोलना है, जो पहली क्लास हो रही है उससे पहले आगे गेट भी मेरे को खोलना है, लास्ट क्लास जो हो रही है उसके बाद गेट बंद भी मेरे को करना है, लाइटें वगैरह सारी मेरे को चेक करनी है, पानी के कैंपर आ रहे हैं नहीं आ रहे वो देखने हैं, सफाई वाले को मेरे को देखना है। ठीक है, उसके अलावा पेरेंट्स आ रहे हैं उनसे मेरे को डील करना है, कोई कंप्लेन हो रही है उससे भी मेरे को डील करना है। तो सारे काम किसके हो गए? मेरे हो गए। अथॉरिटी किस चीज की मिली थी? ये दोनों सब्जेक्ट में पढ़ा लूंगा, जस्ट बिकॉज कि वो नहीं आ रहे, अब वो नहीं आ रहे और मेरे को पढ़ाने हैं तो उसका मतलब क्या है? पूरा बिजनेस मेरे हाथ में है। अब वो क्या है, हाँ, अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके पास कोई काम करने की पावर मिल गई है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है और आप लीगली वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकते हो। आपके पास उन कामों को करने की अथॉरिटी है, लीगली आपके पास क्या है? उन कामों को करने की अथॉरिटी है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखो एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के अंदर देखो क्या होता है, इमरजेंसी के अंदर ना थोड़ी लाइंस ब्लर हो जाती है। लाइंस ब्लर होने का मतलब क्या है कि आपको पता नहीं होता कि आपके पास अथॉरिटी है कि नहीं है। तो हमने जो एजेंसी के अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना कि इमरजेंसी केस में क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ से अथॉरिटी आ रही है इमरजेंसी सिनेरियो के अंदर। इमरजेंसी सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रूडेंट पर्सन के रिगार्डिंग, कोई अगर प्रूडेंट पर्सन होता उस सेम सिचुएशन के अंदर और उसकी प्रॉपर्टी का या फिर उसके साथ नुकसान हो रहा होता तो वो किस तरीके से एक्ट करता, उस तरीके से आपको एक्ट करने का राइट मिल जाता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विदाउट इवन टेकिंग एनी ऑथराइजेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो और आप ऑथराइजेशन नहीं ले सकते हो, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, क्लियर है? एक बार रीड करके देखते हैं।
an agent has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting the principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. क्लियर है? ये चीज आपने 2-3 बार पढ़ चुके हैं अलग अलग जगह पे, तो मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा इसके अंदर किसी को। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी इन एन इमरजेंसी, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन दी हुई है कि इमरजेंसी के केस के अंदर वैलिड जो एजेंसी रहेगी, मतलब वैलिड अथॉरिटी जो मिली होगी, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो किस कोई मेरे को बताओ, रोहन बोपन्ना का नाम सुना है? रोहन बोपन्ना का नाम पता है क्या आपको? आप कोई अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो आप कंट्री के एजेंट हो सकते हो क्या? हो सकते हो ना। तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो कंट्री का एजेंट माना जा सकता है? माना जा सकता है। तो रोहन बोपन्ना क्या है? टेनिस का प्लेयर है, इंडिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा टेनिस का प्लेयर बोला जाता है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता, क्योंकि बहुत मेजर टाइटल्स जीते हैं उसने, ड्यूल्स जीते हैं, डबल्स जीते हैं उसने। ठीक है, ग्रैंड स्लैम्स में भी उसने डबल्स ही जीते हैं। ठीक है, बट इंडिविजुअली बोल नहीं सकते कि वो बहुत खतरनाक प्लेयर है। बट हाँ, जो रोहन बोपन्ना है, ठीक है, तो बोपन्ना ही है तुम्हारी मेमोरी टेक्निक, VOPAN स्मॉल ए। ठीक है, ठीक है, तो OABAP मतलब ये एक बार लिख देना, BOPANNA, NN छोटे हैं, NN मेमोरी टेक्निक का पार्ट नहीं है। बोपन्ना, रोहन बोपन्ना नाम है। ठीक है, सर्च कर लेना अगर किसी को पता ना हो, किसी को पता है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, वो क्या है? टेनिस का प्लेयर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो उसके बाद की अगर तुमने सुननी है टेक्निक, याद नहीं रहेगी, तो ये कि रोहन बोपन्ना इज एन एजेंट ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिख देना टेनिस। ठीक है, वो मैंने बता ही दिया तुम्हें। ठीक है, वैसे मेमोरी टेक्निक क्या है? BOPANNA, NN जो है वो छोटा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो अब एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले दिया हुआ है ओ। ठीक है, ओ से क्या दिया हुआ है? एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजीशन और हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल विद इन द टाइम अवेलेबल। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए कि आप इमरजेंसी के टाइम में, मतलब इमरजेंसी ऐसे नहीं है कि इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, मान लो थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो रही है, पर आपको पता लग गया क्या इमरजेंसी सिचुएशन स्टार्ट हो गया। मान लो आपने देखा कि आपकी फैक्ट्री के बाद ना बाहर ना लड़ाई हो रही है। ठीक है, बाहर ना लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो 2 लोग लड़ रहे हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशन है क्या? 4 लोग लड़ रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है क्या? आपकी फैक्ट्री में 200 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग को तो छुड़ा दोगे, पुलिस बुला लोगे। आपकी फैक्ट्री के सामने 50 लोग लड़ रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है क्या? शायद है, शायद नहीं है, शायद है, शायद नहीं है। 200 में से 150 लड़ रहे हैं, है ना? इमरजेंसी सिचुएशन है ना? तुम्हें तुम्हें समझ आ रहा है ना कि वो लड़ाई कैसे बढ़ रही है? वो 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जब टाइम था, इस पूरे टाइम के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी ना कि एक बार ओनर को फोन कर दो, बोल दो उसको कि भाई लड़ाई होगी, आजा, है ना, आजा, मेरे से नहीं संभलेगी। ठीक है, ये चीज तुम बोल सकते थे ना, पर ओनर तुम्हारा नहीं आया, ओनर नहीं आया तुम्हारा। ठीक है, तो उसके अंदर अगर देखो ओनर नहीं आया तुम्हारा, ओनर नहीं आया, उसने बोले कि भाई संभाल ले, ठीक है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट होगी। वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। बट जब तक आपके पास टाइम था और आपने उस अपॉर्चुनिटी का यूज नहीं किया, तब तक आप वैलिड एजेंसी क्रिएट नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? एज सिंपल एज दैट। टाइम है तो टाइम की वजह से क्या करना है आपको? आप उसको टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, आप उसके टाइम को परमिशन लेने के लिए यूज करोगे। ठीक है, फोन आ रहा है क्या? अरे तो इतनी देर से है। हाँ, तो तू वहां ध्यान मत दे, तू मेरे पे ध्यान दे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है ए। ये क्या था? ओ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? देयर शुड हैव बीन एक्चुअल एंड ACTUAL, एक्चुअल एंड, हाँ दूसरा पॉइंट है ये, डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी फॉर द एजेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली। यहाँ पे कमर्शियल क्या होनी चाहिए आपकी? इमरजेंसी। कमर्शियल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि आपको कोई मॉनेटरी लॉस हो सकता है, कोई पैसों से कंपैरेटिवली लॉस हो सकता है। ठीक है, मान लो किसी की जान जाने वाली है, आप उसको बचाना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो तो ह्यूमैनिटी का काम है ना, वो तो ह्यूमैनिटी का काम है। उसके लिए कोई अथॉरिटी देगा कि नहीं भाई तू नहीं जान बचाएगा, कोई और जान बचाएगा? कोई बोलेगा क्या ऐसा? कोई नहीं बोलेगा। जान बचा रही हो तो बचा रहे हो भाई, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हो, भलाई का काम कर रहे हो। तो जान बचाना वो क्या है? कमर्शियल टर्म्स के ऊपर काम नहीं कर रहा ना। कमर्शियल टर्म्स के ऊपर क्या होगा? आपका मॉनिटरी लॉस होगा कि मान लो सामने वर्कर्स लड़ रहे हैं, अगर वर्कर्स लड़ रहे हैं तो मतलब क्या हो गई है?
फैक्ट्री बंद हो गई है, काम नहीं हो रहा तो नुकसान तो हो ही रहा है ना, और ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो 2-4 मरेंगे, फिर इमरजेंसी सिचुएशन तो क्रिएट होनी ही है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कर रहे हो आप, वो जो सिचुएशन है ना जहां से मॉनिटरी नुकसान हो रहा है वो क्या है, वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी। इस कैटेगरी के अंदर फॉल करने का मतलब क्या है, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हाँ भाई रक्षित क्या कर सकते हो, क्योंकि हेल्प नहीं कर सकते हो, वो ये इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होगी, इमरजेंसी क्रिएट होने के बाद में आप एजेंसी के रिगार्डिंग अथॉरिटी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इधर उधर जो ताकत झाकी कर रहे हो ना सामने बैठ के, वो मत करो और सुन लो बात को। ठीक है, हाँ क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट, ए पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, बी, थर्ड पॉइंट जो क्या है वो है आपका बी। हाँ, तो द एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, इन गुड फेथ, बोनाफाइड या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट जो है अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट है और आपने नहीं किया तो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है, मतलब इमरजेंसी बेसिकली आ भी गई है पर आपकी एजेंसी के अकॉर्डिंग वो इमरजेंसी सिचुएशन मानी नहीं जाएगी। क्योंकि अगर मान लो लड़ाई स्टार्ट हो रही थी तभी आपने इन्फॉर्म नहीं किया और आपने वेट किया कि 200 लोग लड़ने लग गए तब तक का कि हाँ अब मैं एक्ट करूंगा, तो आपने इमरजेंसी को खुद बुलाया है। ठीक है, और आपने कम्युनिकेशन नहीं किया आपके प्रिंसिपल के साथ में कि आपको क्या करना है उस केस के अंदर, आपको उस केस के अंदर सामने वाले से अथॉरिटी लेनी है, आपके पास चांस ही नहीं था ना। देखो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि आप ऐसी चीज की अथॉरिटी मिलती है आपको जो आपके पास नहीं थी, बट अगर आपके पास चांस है वो अथॉरिटी मांगने का तो आप मांगो ना, क्यों नहीं मांग रहे हो, आपके पास अगर टाइम है तो बिल्कुल मांगो। ठीक है, तो वो टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफ आस्किंग परमिशन की बात कर रहे हैं, रीजनेबल टाइम अगर आपके पास है तो। ठीक है समझ आया पॉइंट, हाँ क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ, अपॉर्चुनिटी है आपके पास परमिशन मांगने की तो मांगोगे कि नहीं मांगोगे, तो मांगोगे। और अगर इमरजेंसी कब होगी, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं होगी, ये इमरजेंसी इमरजेंसी के बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप मांग लोगे ना सामने वाले से परमिशन। जनरली इमरजेंसी कब स्टार्ट होगी, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, जो आपका क्वेश्चन आया था उसके अंदर सामने वाले को आप फोन नहीं कर पा रहे थे ना, परमिशन नहीं ले पा रहे थे कि कम प्राइस पे बेचना है कि नहीं बेचना, तो कम्युनिकेशन का टाइम तो था, उसने अटेम्प्ट किया ना। अगर उसके पास टाइम था और उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया कॉल मिलाने का तो उसकी गलती हो जाती कि नहीं हो जाती, क्यों हो जाती है उसकी गलती, क्योंकि उसके पास टाइम था कम्युनिकेट करने का पर उसने कम्युनिकेट ही नहीं किया। हाँ, अगर उसने कम्युनिकेट करने का ट्राई किया वो कम्युनिकेट कर नहीं पाया क्योंकि कॉल नहीं लग रहा था या फॉर एनी रीजन कॉल नहीं मिल पाया। ठीक है, उस केस के अंदर उसने सेल ऑफ कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो टाइम था, जो रीजनेबल टाइम था उसको यूज किया कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन नहीं कर पाया, इस वजह से उसने क्या किया, फिर आगे अपनी अथॉरिटी को एज्यूम करके उसको यूज कर लिया। ठीक है, तो आपकी एजेंसी कब क्रिएट होगी, इस केस के अंदर एजेंसी के क्रिएट होने का मतलब क्या है, जब आपको एक्स्ट्रा अथॉरिटी कब मिलेगी, उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको एजेंसी के अंदर अथॉरिटी कब मिलेगी, जब आप वो अपॉर्चुनिटी को यूज कर लोगे, उसके बाद भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने कम्युनिकेशन के बाद में आपने अथॉरिटी सामने से मांग ली है तो आपको सामने वाले ने अथॉरिटी दे ही दी है, तो कोई सिचुएशन ही नहीं आ रही ऐसी जिसके अंदर आपको नुकसान हो और सामने वाला भरे ना। ठीक है, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे कम्युनिकेशन करने का ट्राई किया नहीं कर पाए तो उसके अंदर क्या है, आपने सामने वाले को बचाने के लिए क्या किया, कम्युनिकेशन ना होने के बाद भी मतलब अटेम्प्ट किया, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और आपने क्या किया, आपने ऐसा एक्ट किया जिससे सामने वाले का नुकसान कम हो गया और उसकी वजह से अगर आपको नुकसान हुआ है तो वो भी वो भरेगा। ठीक है, तो आपने वहां पे क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया अथॉरिटी। बट अगर आपके पास टाइम ही ना हो आप कम्युनिकेशन करने का, सीधा आपको ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जहां पे सिर्फ आपको अब एक्ट ही करना है, तो उस केस के अंदर आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। पर अगर आपके पास टाइम है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके कम्युनिकेशन करने का ट्राई करोगे, तभी वो चीज वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज वो अथॉरिटी वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर है चारू, हाँ ठीक है, तो अपना बी पॉइंट हो गया, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ करना है, फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल के लिए आपको काम करना है। उसके बाद देखो ए पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है वो कौन सा है, ए पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, द एजेंट शुड हैव adopted the most reasonable adopted the most reasonable and practicable course under the circumstance, मतलब आपने एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन की तरह काम किया, उसको फैंसी लैंग्वेज में लिखा हुआ थोड़ा सा। ठीक है, ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन लिखो, बट आपको ये जो टर्म मैंने बोली है अडॉप्टेड, ये ठीक है, तो ये आपको ना लिखना पड़ सकता है।
ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख दो या फिर उसका एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हो उसके अंदर आप प्रूडेंट पर्सन लिखोगे चलेगा, क्योंकि वो सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है और वो गलत नहीं है। आपका डायरेक्टली इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका डायरेक्टली शायद सेक्शन से क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके सारे के सारे पॉइंट्स पूछ ले जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन किससे होगा? सेक्शन 189 के रिगार्डिंग होगा, अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, किसकी? एजेंट की। ठीक है, एजेंट की अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वहां पे आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे इन द लाइट ऑफ सेक्शन 189। ठीक है, क्लियर है? हाँ, उसके बाद लास्ट पॉइंट, द एजेंट मस्ट हैव बीन इन possession of the goods belonging to his principal at which the subject of sorry and which are the subject of contract। ठीक है, यहाँ किसकी बात कर रहा है? पी पोजेशन की बात कर रहा है। पोजेशन की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? देखो, मान लो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, गाड़ी में आग लग गई। ठीक है, आप ड्राइवर थे, गाड़ी के अंदर आग लग गई और आप बेसिकली सामने वाले के जो प्रिंसिपल था उसकी गाड़ी को घुमाने लेके गए हुए थे। अब आप उस गाड़ी की पोजेशन में ही नहीं हो, आप क्या हो, वहां पे से गाड़ी पार्क करके अपने घर चले गए। ठीक है, अब वो आपका जो प्रिंसिपल था वो बोला कि मैं लेट आऊंगा, और वो बैठा है किसी शादी वादी में, शादी अटेंड कर रहा है और पार्किंग में आग लग गई, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उस टाइम पे? आपके पोजीशन ही नहीं है, पोजीशन नहीं है ना, तो आप वहां पे अब देखो 1 घंटा अब आपके पास टाइम दिखा रहा है कि वहां पहुंचने में। अरे चाबी तो प्रिंसिपल के पास है, आपने गाड़ी पार्क कर दी और चाबी दे दी और घर चले गए। पोजीशन नहीं है ना। अरे चाबी होती तो फिर आप घर ही नहीं जाते ना। चाबी तो प्रिंसिपल आगे बोल देगा। देखो देखो, फिर से सुनो, आप गए शादी में ड्राइवर को लेके, ड्राइवर जो था उसको आपने बोल दिया कि भाई चाबी दे दे, क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा, तू जाके घर पे सो जा। और तो उसका घर था एक एक घंटा दूर, वो अपना ऑटो वोटो बस बस पकड़ के जैसे भी गया वो घर चला गया। अब 2 घंटे बाद लग गई आग, 1 घंटा उसको घर जाने लगा, घर पे जब 1 घंटा बिता लिया उसने, वो आग लग गई। ठीक है, अब आग लगने के बाद किसी ने उसको फोन कर दिया ड्राइवर को, कि वहां पे जो आसपास कोई और दूसरा ड्राइवर होगा जो जानता होगा उसको, उसने फोन कर दिया कि भाई आग लग गई है तेरी गाड़ी में, कहाँ है, आके रोक ले। अगर वो वहां होता, प्रीमाइसेस में होता, तो क्या करता? भाग के जाता और आग लगाने से रोकता। बट अब वो वहां पे है ही नहीं, तो उसके पास अथॉरिटी आएगी क्या कि अब मैं जाऊंगा 1 घंटा वापस, फिर जाके मैं पानी की बाल्टी उठाऊंगा और गाड़ी पे फेंकूंगा? ठीक है, तो वो चीज थोड़ा ना करेगा। वो क्या करेगा भाई? फोन करेगा ना अपने प्रिंसिपल को कि भाई आग लग गई है, या उसी ड्राइवर को बोल देगा भाई एक काम कर बुझा दे। तो पोजेशन में होने से ही क्या होगा? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक नहीं आएगी? जब तक आपके पास पोजेशन ही नहीं है उस चीज की। हाँ, पोजेशन थी आपके पास में, चाबी आपके पास थी और आप गलती से लेके चले गए घर, आप देना ही भूल गए प्रिंसिपल को, तो आपकी बैंड बजा देगा प्रिंसिपल उस केस के अंदर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपके ऊपर आ सकती है। ठीक है, प्रिंसिपल का तो नुकसान हो गया, वो रिकवर कहाँ से करेगा? वो एजेंट से रिकवर करेगा उस केस के अंदर। ठीक है, ठीक है, अगर कोई नुकसान उस वजह से हो गया तो आग तो चलो उस वजह से नहीं लगी होगी, कोई और नुकसान हो गया उस वजह से तो। ठीक है, मान लो बहुत सारे वो थे शादी में ये क्या बोलते हैं, दारू पिए हुए लोग थे। ठीक है, अब वो पीछे गाड़ी पार्क कर दी, अब वो लड़ ली है, होता है ना कि लड़के वाले थे जी, नशे में थे और एक पीछे गाड़ी पार्क कर रखी है और वो गाड़ी निकाल नहीं पा रहे हैं, तो जो गाड़ी मिली उसके ऊपर ठोक दिया। ठीक है, उसको ऐसे तोड़ा फोड़ी कर दी गाड़ी के साथ में, ऐसी हरकत कर देते हैं कभी कभार लोग। ये तो आपकी गाड़ी के साथ हो जाए जस्ट बिकॉज कि आप वहां पे चाबी के साथ अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, रीजनेबल टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया था कि चाबी आप दे के चले जाओ, प्रिंसिपल चाबी ढूंढता रह गया और आप चाबी देना ही भूल गए और घर ले गए चाबी, तो उस केस के अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, भले ही आप वहां नहीं हो, क्योंकि चाबी आपके पास है। और बात क्या हुई थी? चाबी जिसके पास है पोजेशन उसके पास है। ठीक है, चाबी कहाँ है? ठीक है, डायलॉग याद है सबको, वासेपुर देखी हो तो। हाँ, तो बस ठीक है, वैसे थाप पड़ जाए, वैसे चाबी के लिए वैसे थाप पड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर है। कौन सा केस है? आग वाला केस है, हाँ 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 हाँ, आग लगी उसको बता दिया, वो भागा भागा आएगा। अरे तो आग लगी, आग किसकी वजह से लगी? देखो, वो इसको देखो, देखो इमरजेंसी के अंदर एक्ट करने की अथॉरिटी है की बात हो रही है यहाँ पे, नुकसान कौन भरेगा उसकी बात नहीं हो रही है। इमरजेंसी के अंदर उसके पास एक्ट करने की अथॉरिटी है, बिल्कुल है। ठीक है, चाहे वो वहां पे पास में है चाहे नहीं है, उसके पास बिल्कुल अथॉरिटी है। वो एक घंटा दूर बैठा है, उसके पास चाबी भी नहीं है, उसकी अथॉरिटी बनती है क्या? वहां अथॉरिटी नहीं बनती उसकी, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसने खुद ने ही घर भेजा था और वो सही तरीके से चाबी पकड़ा के उसके बाद अपने घर गया है, तो वहां पे उसकी अथॉरिटी नहीं बनती है। जहाँ पे अथॉरिटी नहीं आ रही वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। क्लियर है? समझ आ गए सारे पॉइंट? रोहन पन्ना याद हो जाएगा, रोहन पन्ना याद हो जाएगा। एक बार देखना, गूगल कर लेना, शक्ल वगल देख लोगे तो याद आ जाएगा इंसान। ठीक है, तो क्या पता मेमोरी टेक्निक भी याद रह जाए। ठीक है, तो अभी एक बार ब्रेक ले लेते हैं,
यार ऑनलाइन वालों तुम लोग इको पढ़ोगे क्या फिर अभी?